अध्याय 152 अटारी में फूल भाग 2। समुद्र तट। लहरें सफेद रंग की लहरों में आ रही थी। सफेद लहरें अंतहीन अंतरिक्ष में फैल रही थीं, जैसे अर्धचंद्र का एक कोना। दोपहर के 3 बजे यह वास्तव में धूप सेंकने का सबसे अच्छा समय था। समुद्र तट पर हर जगह आप लोगों को अपनी पीठ के बल या पेट के बल धूप सेंकते हुए देख सकते थे। काले पड़ चुके लड़के और लड़कियां। कभी कभी आप 2 से 3 चप्पलों को बेतरतीब ढंग से फेंके हुए देख सकते थे। उनके मालिक लहरों का पीछा करने में व्यस्त थे। बच्चे भी पीछे नहीं थे। समुद्र तट पर रेत के साथ खेल रहे थे। अचानक लहरें उठीं और बच्चों के फूलों के बगीचे की दीवार को गिरा दिया। वियत्तू ने बच्चों के महल के ऊपर कदम रखने के लिए अपना पैर उठाया। बहुत खूबसूरती से चला गया, लेकिन मेरी चप्पल खो गई। आज ऐसा लग रहा है जैसे वह हमेशा चीजें खो देती है। टोपी के आकार का हेयर क्लिप। इस बार उसकी चप्पलें नहीं, उसका धूप का चश्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चप्पलें गिर गईं और उसके पैर हिल नहीं पा रहे थे। वह वहीं खड़ी रही और दयनीय ढंग से टोंग डू लिट से विनती करने लगी, मैं अब तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। विनती करने के बाद उसने कसम खाई, लेकिन कसमें बेकार थी। वह बेशर्मी से बस इतना ही कह सकी, तुम्हें मुझे समुद्र में फेंक देना चाहिए। यह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप डाकुओं की मदद कर रहे हैं। सोंग डू लिट को उसे समुद्र में फेंकने देना एक जीत-जीत समाधान माना जा सकता है। दोनों पहले के विचारों को दूर करने और इन घृणित बैगी पैंट से छुटकारा पाने और उन्हें वन पीस स्विमसूट में बदलने का अवसर लेने के लिए। यहाँ आप जाओ, लड़कियों। लेकिन सोंग डू लिट को उसके सुझाव में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने दांत पीसती रही और कहा, उदाहरण के लिए, उसे एक बार उसे मारने दो, या वह उसे देखने के लिए एक पैर अलग कर देगी, या उसे एक बार अपने बाल खींचने दो। बाल खींचो। हमेशा चुप रहने वाले व्यक्ति ने अपना मुंह खोला। सही समझा। उसने लोहे पर प्रहार करने के लिए स्थिति का लाभ उठाया। यह सही है। बाल खींचना। सोंग डूली, आप नहीं जानते कि बाल खींचने में कितना दर्द होता है। क्या मेरे बाल बहुत लंबे नहीं हैं? जब खिएट खिएट ने पहले मेरे बालों में कंघी की थी तो यह इतना दर्दनाक था कि आंसू बह निकले। बाल खींचने की तो बात ही छोड़िए। यह सही है। क्या आपको मेरे पिता की सचिव याद है? केवल उसने ही कभी मेरे बाल खींचे हैं। आप दूसरे व्यक्ति हैं। ऐसा लग रहा था जैसे टोंग डू लिट वास्तव में उसके बाल खींचना चाहता था। क्वावियत तो फिर से क्रोधित था। क्या उसने उसे नहीं बताया कि इससे उसे बहुत दर्द होता है? तुम अब भी ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें वह पसंद है? टोंग डू लिट, क्या तुम सचमुच इसे छीनना चाहते हो? वह अभी भी निराश नहीं हुई थी, इसलिए उसने फिर पूछा, शायद यह झटके नहीं है। सोंग डूली की आंखें फिर से बोल्ड हो गईं। ठीक है, ठीक है। उसने सोंग डूली के सामने अपना सिर घुमाया। उसके बाल खींचने से पहले सोंग डूली ने कहा कि उल्टी गिनती की रस्म होनी चाहिए। उसने उसे 3 से गिनने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने 10 से गिनती की खुश स्माइली। जब उसने 5 तक गिनती की तो क्वावियत ने अधीरता से चिल्लाया, थोड़ा जल्दी करो। 5, 4। सोंग डूली, अगर तुम मुझे जोर से खींचोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। 3 इंच, अगर तुम मुझे जोर से खींचोगे तो मैं निश्चित रूप से तुम पर ध्यान नहीं दूंगा। 2 इंच, बस मुझे धीरे से खींचो, ठीक है। 1। वह चिल्लाई। उसकी चीखें कम और कम होती गईं। आखिरकार एक वाक्य में बदल गईं। क्या तुमने खींचना बंद कर दिया है? हो गया। बस इतना ही। बस इतना ही। लेकिन यह बिल्कुल भी दर्द क्यों नहीं करता?
क्या मैंने तुम्हें मुझे धीरे से खींचने के लिए नहीं कहा था? यह सही है, अभी उसने उसे मुझे धीरे से खींचने के लिए कहा था। वह खुद को थोड़ा उत्साहित महसूस करने से रोक नहीं पाई। बच्चा बाहर आया। ग्रीनलैंड इतना आज्ञाकारी था, इतना आज्ञाकारी कि एक स्किज़ोफ्रेनिक के अजीब मनोविज्ञान को संतुष्ट करने के लिए उसे पुरस्कार मिलना चाहिए था। यह कहानी केवल 3nwiki.com लास्ट लीफ FB किएन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। यदि आप कहीं और देख रहे हैं तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा उसकी छाती से सटा हुआ था, उसकी बाहें उसकी कमर के इर्दगिर्द लिपटी हुई थी। इसका कोई मतलब नहीं था, यह तो बस एक इनाम था। समुद्र का पानी धीरे धीरे उनके पैरों तक बढ़ गया। किसी का भी किनारे पर भागने का कोई इरादा नहीं था। लुका छिपी खेल रहे बच्चे उनके पीछे भागे। समुद्री हवा ने उसके बालों को उड़ा दिया। ढीले पैंट के लिए उसकी नापसंदगी फिर से जाग उठी। यह बदसूरत होना चाहिए। प्रशांत महासागर में बारिश, बस यह कहिए, आसमान से भारी बारिश की बूंदें गिर रही थी। पलक झपकते ही यह मूसलाधार बारिश में बदल गई। वे भीड़ के साथ किनारे तक गए। यह आश्रय लोगों से भरा हुआ था। वह आश्रय भी लोगों से भरा हुआ था। बहुत सारे लोग। मूसलाधार बारिश में वे बिना सिर वाली मक्खियों की तरह थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक खाद्य गाड़ी के पीछे एक आश्रय मिला। 2 पैनलों से बनी जगह में मुश्किल से वे दोनों समा सके। जैसे ही वह स्थिर खड़ी हुई, उसने सांस छोड़ी। बारिश रुक गई। बारिश रुक गई। उसके कपड़े भीग गए। क्वाव्यक्तु ने मन ही मन कोसा, पर खुशी भी महसूस की। सुंदर सेक्सी वन पीस स्विमसूट ने उसे फिर से बुलाया। उसके कपड़े भीग चुके थे। क्या सोंग डू लिट उसे गीले कपड़ों में बाहर जाने दे सकती थी? वन पीस स्विमसूट हवाईयन फूलों से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। उसे सावधानी से योजना बनानी थी। समुद्र इतना खूबसूरत था, वह स्विमसूट कैसे नहीं पहन सकती थी? टॉम डुलिट, आपके कपड़े भीग गए हैं, उसने दयनीय भाव से कहा। मुझे पता है, जानना अच्छा था, लेकिन सोंग डू लिट का स्वर थोड़ा अजीब था। ठीक उस दोपहर की तरह वह उसकी शर्ट पहने हुए पानी के उबलने का इंतजार कर रही थी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि वह रसोई के दरवाजे पर खड़ा है। वहाँ निश्चल खड़ा है। किसी कारण से उसका दिल अचानक बेतहाशा घबरा गया। वह हकलाते हुए बोली, मुझे पता है, उसने कहा। मुझे पता है, उस दिन और मुझे पता है, आज बहुत अलग नहीं थे। उसने अपना सिर उठाया, 2 आंखों से मिली। उसका दिल भ्रमित हो गया। सोंग डू ली की निगाहों का अनुसरण करते हुए उसने अपनी गीली टी-शर्ट को देखा। यह उसके शरीर से चिपकी हुई थी। कपड़ा पारदर्शी था। उसके नरम और ऊंचे स्तन आधे ब्रा से बंधे हुए थे, आधे उजागर। हर सांस उन्हें जीवंत कर रही थी। वह घबरा गई और अपने हाथों से उसे ढकने लगी। भागना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने उसका रास्ता रोक दिया था। वह चीखना चाहती थी लेकिन उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी पीठ खाने की गाड़ी से टिकी हुई थी। उसके सिर के ऊपर का बोर्ड आधे आसमान को ढक रहा था, बाकी आधे नीले आसमान और सफेद बादलों से। उसके होंठ गर्म थे जैसे कि मिर्च से सने हुए हों। उसकी ब्रा के बटन खुले हुए थे। वह उसके सामने खड़ा था, संतुष्ट, मासूम, एक डरपोक बच्चे की तरह। आखिरकार पड़ोसी के कांच के दरवाजे में एक बड़ा छेद कर दिया। उसने अपनी ब्रा बांधना खत्म किया और बिना सोचे समझे अपना हाथ ऊपर उठा दिया। आखिरी क्षण में उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अरे, हमने कहा था न कि हम साथ में बाहर जाएंगे, साथ में खाना खाएंगे, साथ में धूप और समुद्री हवा का आनंद लेंगे। वह भी अच्छी नहीं है। बस कुछ वाक्य और बेवकूफ़ी से उसकी बात सुन ली। क्वाव्यक्तु एक बुरी लड़की है, कहती एक बात है लेकिन करती दूसरी है।
अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो बारिश को दोष दें। टोंग डू लिट को न तो पश्चाताप हुआ और न ही उसे कोई अपराध बोध हुआ। उसने जमीन से मुट्ठी भर रेत उठाई और उसे उस पर फेंक दिया। यह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। यदि आप कहीं और देख रहे हैं तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। बारिश में भीगा हुआ उसका रूप बहुत सेक्सी है। और कहो, उसने एक और मुट्ठी रेत उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर फेंक दी। वियत्तु के माध्यम से क्या आप अभी भी कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं, रेत बहुत ज्यादा है। उसके दोनों हाथ रेत से भरे हुए हैं। इस बार वह इसे सोंग डूली के चेहरे पर फेंकना चाहती है। उसे थप्पड़ मारने पर मजबूर करो, फिर वह तुम्हारे सपनों में नहीं आएगी। उसे थप्पड़ मारने के लिए मुझे दोषी ठहराओ। सोंग डूली, तुम मुझे थप्पड़ मारना कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? ऐसा लगता है जैसे आसमान अभी अभी गिरा है। यह सही है। सोंग डूली को वियत्तु को कैसे थप्पड़ मार सकती है? उसकी आवाज और गहरी होती गई। उस समय वह बहुत दर्द में रही होगी। प्यार पर्याप्त नहीं था, क्यों? आखिरी आवाज एक आह में बदल गई। उसके हाथ में रेत धीरे धीरे नीचे गिर गई। बस एक कदम में उसका हाथ उसके हाथ से छू गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस गाल को रगड़ने लगी जिस पर उसने उस दिन थप्पड़ मारा था। उसकी आवाज भारी थी जब उसने कहा, उस समय बहुत दर्द हुआ होगा। अजीब बात है, उस दिन उसने उसे थप्पड़ मारा था और वह रोई नहीं थी, लेकिन अब वह रोई। लेकिन उसने आंसू बहाए और हाथ में रेत लेकर उसका अभिवादन नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने अभी जो किया उसके लिए उसे माफ कर दिया। वह उसे संतुष्ट नहीं होने दे सकती थी। उसे बताना था। उसने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उसकी आवाज फिर से रुई की तरह नरम थी। नहीं। अपनी मुद्रा को ठीक करते हुए उसने प्रत्येक शब्द कहा, सुनो, टोंग डू लिट, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे पता है। सोना में उसका सिर पसीने से लथपथ था और उसका भी। मुझे आपकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे आपके साथ सोना में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। समुद्री भोजन की बड़ी बड़ी प्लेटें खाने, धूप सेंकने, समुद्री हवा का आनंद लेने, बारिश में भीगने और फिर बहस करने के बाद अगला काम जो करना था वह था सोना लेना या ज्यादा से ज्यादा बात न करना। लगभग 1 घंटे तक उसने वास्तव में उससे एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि वह वास्तव में अपना मुंह खोलकर उसे चेतावनी देना चाहती थी कि वह उसे अब और न देखे। उसके चेहरे पर इतनी खूबसूरती क्या थी? इसके अलावा 4 साल की उम्र से 26 साल की उम्र तक क्या वह संतुष्ट नहीं थी? लेकिन नहीं, मैंने कहा कि मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी। मुझे दृढ़ रुख अपनाना था। इसके अलावा यह शायद सोंग डूली की साजिश थी, उसे पहले उससे बात करने के लिए मजबूर करने की साजिश। जितना अधिक क्वा वियत्तु ने देखा उतना ही उसे लगा कि यह वास्तव में सोंग डूली की साजिश थी। देखो, वह अब उसे घूर रहा है। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान वह जाल है जो उसने क्वा वियत्तु के लिए बिछाया था। जाल पहले ही बिछाया जा चुका है और वह अभी भी उसके चिल्लाने का इंतजार कर रहा है। अब और मत देखो, क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? उस सुंदर मुस्कुराते चेहरे का सामना करते हुए वह बस यही चाहती थी कि वह यह सब अपने लिए ले ले। टी सच में। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। पसीना लगातार टपक रहा था। तेज बुखार के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। सोना में केवल वे दोनों ही थे। उनकी आंखें अवज्ञाकारी और छिपी हुई थी। उसने फिर से उसकी आंखों से आंखें मिलाईं, उसे देखते हुए। वह खड़ी हुई, गुस्से में तौलिया उसके चेहरे पर फेंक दिया और सोना का दरवाजा खोल दिया।
प्रशांत महासागर में डूबता सूरज तूमी फूलों की जाली जैसा था। उसने सड़क पर दूर के मेहमानों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी गति धीमी कर दी। अभी तक इस जगह को नहीं छोड़ा था, लेकिन पहले से ही इसे याद करने लगी थी। उपन्यास ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर से उत्पन्न वाक्य तू मी फूल विलो खोलना में इस्तेमाल किया गया ऋण। बौद्ध धर्म के अनुसार तू मी फूल के खिलने के बाद इस संसार में कोई सुगंध नहीं रहेगी। खाई दाओ दो मी का अर्थ है कि फूल मुरझा जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। वह आगे चलती है, वह पीछे चलता है। उसने अभी भी वही ढीली पैंट पहनी हुई थी जो हवा की दिशा में उभरी हुई थी। अब उसे वन पीस स्विमसूट की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे किसने बताया कि उसकी जेब में पैसे नहीं हैं? उसने अपना सिर घुमाया और टोंग डू लिट को घूर कर देखा। तुम क्या देख रहे हो? जब आप चले तो सड़क पर ध्यान दें। इसके अलावा जिस लड़की को आप अभी देख रहे हैं उसका एक मालिक है। यह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। फूल ले लिया गया है। अगर वह फिर से उसी नज़र से उसे देखता तो वह एक सिजोफ्रेनिक रोगी की हठधर्मिता का इस्तेमाल करती, जैसा कि उसने उस समय कहा था। वह एक मानसिक रोगी है और वह नहीं है। न केवल वह नहीं है, बल्कि वह एक सार्वजनिक व्यक्ति भी है। देखना बंद करो, टोंग डू लिट। मैं केवल तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? तुम अभी भी ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी हर एक नज़र एक मानसिक रोगी के अहंकार को चरम सीमा तक संतुष्ट कर देती थी। सोंग डू लिट, यह खतरनाक है। वह धीमी हो गई और उसके सामने आ गई। उसने कहा, सोंग डू लिट, जिस लड़की को तुम देख रहे हो वह 42 घंटे से भी कम समय में को लान सिन्हा नामक एक आदमी के पास वापस आ जाएगी। उसने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उसका सुंदर चेहरा सच है? बहुत जल्द आपको एक शादी का निमंत्रण प्राप्त होगा जिस पर क्वावियत्तु और को लान सिन्ह का नाम छपा होगा। उसने कंधे उचका दिए। क्या उसने उसकी बातों को अपने कानों से गुजरती हवा समझा था? उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा, 1 से 2 साल में क्वावियत्तु और को लान सिन्हा जैसा दिखने वाला एक बच्चा इस दुनिया में आएगा। कोई उसे बताएगा, यह व्यक्ति तुम्हारा चाचा है। उसने न केवल उसके शब्दों को अपने कानों से गुजरती हवा के समान समझा, बल्कि सुनने का इशारा भी किया। वह उससे बहुत नाराज थी। क्या उसे पता था कि वह विमान में चढ़ने के बाद से ही इन शब्दों के बारे में सोच रही थी? हमेशा से इन्हें कहना चाहती थी, लेकिन नहीं कह पाती थी। बढ़िया, उसने आखिरकार अपने दांत पीसकर उन्हें कहा। वह अंदर से बहुत परेशान महसूस कर रही थी। टोंग डू लिट, वह भौंचक्की होकर बोली, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? उनका चेहरा बहुत शांत था। एक लंबा आदमी एक सुंदर लड़की को गोद में लिए उनके पास से गुजरा। सोंग डूली ने देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने जोड़े को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। सोंग डूली का चेहरा उस आदमी की बाहों में लड़की की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कभी भी उससे नहीं हट रही थी। एक छेड़खानी भरे लहजे में वह उससे कह रहा था, अगर मैं इसका स्वाद ले सकता तो तुम उस नटमील अनाज की तरह मीठी होती। यह वाक्य लॉस एंजल्स के गैंगस्टरों की भाषा में भी कहा गया था। पागल, टोंग डू लिट पागल है। कोई भी पुरुष अपनी महिला के बारे में इस तरह से राय बनाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह पागलों की तरह टोंग डू लिट के सामने कूद पड़ा। जब वह सोच रहा था कि क्या टोंग डू लिट बंदूक लेकर जा रहा है, तो क्वावियत्तु घबरा गया और माफी मांगने और स्पष्टीकरण देने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अभी-अभी उससे बहस की थी, इसलिए उसने ये शब्द कहे।
बोलते हुए उसने लड़की की तरफ याचना भरी नजरों से देखा, उम्मीद करते हुए कि सोंगडू ली का सुंदर चेहरा कुछ काम आ सकता है। आदमी ने लड़की की सलाह सुनी और चला गया। क्वाव्यक्तु ने राहत की सांस ली। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसे टोंगडू लिट की व्यंग्यात्मक निगाहों का सामना करना पड़ा। क्वाव्यक्तु, ईमानदारी से कहूँ तो तुमने अभी जो कहा उससे लोगों को सचमुच बीमार महसूस होता है। यह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। क्या यह घिनौना है? लेकिन यही तो जीवन की सच्चाई है, उसने ठंडे स्वर में कहा। फिर से, फिर से। इस बार टोंगडू लिट द्वारा पकड़ा गया व्यक्ति अभी भी बड़ा आदमी था, जो दूसरे से भी अधिक शक्तिशाली था। टोंगडू लिट ने चिंतित स्वर में उस आदमी से पूछा, तुम शवयात्रा की तरह क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को हरी टोपी पहनाई थी? उसने एक मुक्का मारा, जिससे वह चीख पड़ी। उसकी चीख के दौरान टोंगडू लिट ने चतुराई से उसके पीछे से बचते हुए, उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थी, जिससे वह फिर से भड़क उठा। लगता है कि मैंने सही अनुमान लगाया था। तुम्हारी माँ ने वास्तव में तुम्हारे पिता को धोखा दिया था। यह तब समाप्त हुआ जब पुलिस गश्ती दल ने सोंगडू लिट पर $500 का जुर्माना लगाया। सुरक्षा पुलिस अभी कुछ दूर ही गई थी कि सोंगडू लिट ने पहचान लिया कि लक्ष्य एक टैटू वाला हंक है। भाई, क्या सबसे अच्छा टैटू वह नहीं है जिस पर लिखा है, मैं कसम खाता हूँ, मेरी पत्नी के साथ संभोग करना सुबह सुबह सड़क पार करने जितना आसान है। खुश स्माइली। जैसे ही सोंगडू लिट ने बोलना समाप्त किया, क्वाव्यक्तु ने चाहा कि काश वह उसके सिर पर लोहे की छड़ से वार कर सकता। टैटू वाले हंक के अलावा उसके साथी भी थे। उनमें से हर कोई बहुत ही खूंखार था और उनके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वे स्थानीय लोग थे। चाहे वे कहीं भी गए हों, वे जिन लोगों को सबसे ज्यादा नाराज नहीं कर पाए, वे स्थानीय लोग ही थे। सोंगडू लिट परेशानी खड़ी करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह इस जगह से सुरक्षित निकलना चाहती थी। टैटू वाला मोटा आदमी रुक गया, अपना सिर घुमाकर देखने लगा। जाहिर है, उसे यकीन नहीं था कि एशियाई आदमी के शब्द उसके लिए थे। यह भी बहुत स्पष्ट था कि सोंगडू लिट रुकने का इरादा नहीं रखती थी। वह उछल पड़ी। इससे पहले कि सोंगडू लिट अपनी बात दोहरा पाता, उसने सोंगडू लिट को ऑक्टोपस की तरह गले लगा लिया। जब उसने उसे अपनी बाहों में आते देखा तो वह बेहद खुश लग रहा था। उसने उसे देखने के लिए अपनी आंखें नीची कर ली। सोंगडू लिट, मेरे लिए चुप हो जाओ। क्या तुम सुन रही हो? उसने धीरे से चेतावनी दी। वियक्तु के माध्यम से। क्या? वह क्रोधित थी। वह आदमी हमारी ओर आ रहा है, उसने उसे बताया। उसने जोर से कोसा, लेकिन केवल अपने दिल में ऐसा करने की हिम्मत की। उसके मुंह से निकला, टोंगडू लिट, तुम बिल्कुल सही हो। मैंने अभी जो कहा वह अर्थहीन, बेहद अर्थहीन और बहुत घिनौना है। एक क्षण बाद उसने अपना सिर घुमाया। वहां कोई टैटू वाला हंक नहीं था। वह क्रोधित हो गई और चिल्लाई, टोंगडू लिट, मुझे लगता है कि तुम ही सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हो। यह तुम ही हो। तुम्हें अभी पता चला? वह हल्के से मुस्कुराया और धीरे से कहा, क्वाव्यक्तु को सिजोफ्रेनिया है, टोंगडू लिट को भी सिजोफ्रेनिया है। यह बिल्कुल सही है। उसने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहती थी। पागल लड़की, उसने हल्के से उसके सिर पर थपथपाया। वह डॉक्टर को एक सामान्य व्यक्ति है। तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अध्याय 153, अटारी में फूल, भाग 2। क्वाव्यक्तु सूजे हुए चेहरे के साथ टोंगडू लिट के पीछे सुपरमार्केट में चला गया। टोंगडू लिट ने एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर ली।
वे आज रात खाना बनाएंगे और नाव पर रात बिताएंगे। कल 7:30 बजे वे नाव से उतरेंगे और लंदन के लिए उड़ान भरेंगे। क्वावियत्तु ने टोंग डू लिट को एक यात्रा का ऋण दिया था जिसे चुकाया गया माना जाएगा। वह उसके पीछे चली गई, उसने जो कहा उसके बारे में सोचते हुए, और वह गंभीरता से ताजा समुद्री भोजन चुन रहा था। वे केवल 3 कदम की दूरी पर थे, वह जानबूझकर उससे दूरी बनाए रख रही थी। उसने एक पल सोचा और आगे बढ़कर सीफूड काउंटर के सामने उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं स्क्विड खाना चाहती हूँ। मैं इटालियन स्क्विड राइस खाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है यह कैसे करना है? उसने उससे पूछा कि उसे यह कैसे करना आता है। मुझे भी नहीं पता कि यह कैसे करना है, सोंग डू लिट ने कहा। कितना असफल व्यक्ति, उसने उसे घूर कर देखा। हालांकि वे नहीं जानते थे कि इतालवी स्क्विड चावल कैसे बनाया जाता है, फिर भी इसने उन्हें स्क्विड की बारीकी से जांच करने से नहीं रोका। अंत में दोनों ने बिना किसी पूर्व सहमति के आयातित इतालवी स्क्विड चुना। बेशक इतालवी स्क्विड चावल को इतालवी स्क्विड के साथ पकाया जाना था। आयातित इतालवी स्क्विड को छोड़कर उन्होंने जो अन्य चीजें चुनी वे अलग थी। उसने गाड़ी में टमाटर डाले, उसने टमाटर छोड़ दिए और उनकी जगह मकई रख दी, ठीक वैसे ही जैसे टोंग डू लिट ने कहा था। वियत-टू में जाकर तुम्हें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आदत है ना? ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह सच था। उसके दिल में उसे उसके साथ खाना चुनना वाकई पसंद था। आसपास कोई नहीं था जो उन्हें जानता हो, यह वाकई बहुत बढ़िया था। अचानक उसने सोचा कि समय जल्दी बीत जाएगा, 1 मिनट 1 दिन बन जाएगा, 10 मिनट 10 वर्ष बन जाएंगे। जब वे सुपरमार्केट से बाहर निकले तो वे झुर्रियों से भरे हुए थे। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरों की मदद कर रहे हैं। जब वे सुपरमार्केट से बाहर निकले तो वह अभी भी युवा और दीप्तिमान थे। आसमान में सूर्यास्त का नजारा था, पहली रोशनी जल रही थी। सुपरमार्केट के दरवाजे पर पर्यटकों का एक समूह पारंपरिक हवाईयन कपड़े पहने एक बूढ़ी महिला को घेरे हुए था। बूढ़ी महिला 90 साल से ज्यादा की लग रही थी। उसके लंबे सफेद बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। बूढ़ी महिला ने दर्शकों को भगाने के लिए बड़बड़ाया और इशारे किए, लेकिन कोई नहीं गया। कुछ ग्राहकों ने तो अपने फोन भी निकाले और उन्हें बूढ़ी महिला की ओर तान दिया। बूढ़ी महिला के हाथ कभी क्षैतिज रूप से रखे जाते थे, कभी लहराते हुए। उसका शरीर लगातार हिल रहा था। गर्मियों की दोपहर में चांदी के बाल और पारंपरिक हवाईयन पोशाकें थोड़ी अजीब लग रही थी। उस अजीब एहसास के साथ थोड़ा रहस्य भी था, थोड़ा विस्मय। रहस्य का मतलब स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग का रहस्य एक साजिश भी हो सकती है। क्वावियत्तु ने चलना बंद कर दिया। जैसे ही उसने चलना बंद किया, उसकी आंखें बूढ़ी औरत की गहरी निगाहों से मिली। अचानक बूढ़ी औरत का हाथ लगातार उसकी ओर इशारा करता रहा, तुम। वह चौंक गई और सोंग डू ली की छाती में छिप गई। बूढ़ी औरत के हाथ हवा में नाचने लगे और वह बुदबुदाने लगी, आंटी, तुम लोग जल्दी जाओ, अभी भी समय है, सुबह होने पर जाना बहुत जल्दी है, जल्दी जाओ। हवा का एक झोंका आया जो बूढ़ी औरत के लंबे बालों को उड़ा रहा था और क्वावियत्तु के बालों को भी उड़ा रहा था। एक सफेद और एक काला सूर्यास्त के आसमान में एक दूसरे में उलझा हुआ था। वह कांप उठी और सोंग डू लिट के आलिंगन में और भी गहराई से समा गई। सोंग डू लिट ने बुढ़िया का हाथ दूर धकेल दिया।
उसका हाथ हवा में कुछ ढूंढता रहा और आखिरकार उन मेहमानों की ओर मुड़ा जो अपने फोन से उसकी तस्वीरें ले रहे थे। जल्दी करो और जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। 1 दर्जन कदम चलने के बाद क्वाव्यक्तु अपने आप को वापस मुड़ने से नहीं रोक सका। बूढ़ी औरत के हाथ अभी भी हवा में लहरा रहे थे। वह अभी भी देखना चाहती थी, लेकिन उसके सिर के पीछे थपथपाया गया। सोंग डू लिट ने जिस मछली पकड़ने वाली नाव का उल्लेख किया था, वह बिल्कुल एक मोबाइल होटल की तरह थी। नाव पर जो कुछ भी होना चाहिए वह सब वहां था, बेडरूम से लेकर रसोई तक। सब कुछ बहुत ही आरामदायक और व्यक्तिगत था। स्पष्ट रूप से यह मनोरंजन का एक स्थान था जिसे हवाईवासियों ने पर्यटकों के लिए बनाया था। नाव होनोलुलु से लगभग 2 समुद्री मील दूर रुकी। नाव का मालिक डोंगी पर चढ़ गया और चला गया। नाव का मालिक कल सुबह 7:30 बजे दिखाई देगा। इतालवी स्क्विड चावल अभी भी अच्छा नहीं था। उन्होंने ऑनलाइन इतालवी स्क्विड चावल बनाने का तरीका खोजा, पाया कि उनके खाना पकाने के कौशल इतालवी स्क्विड चावल नहीं बना सकते थे। फेंक दिया और बदल दिया, और अंत में मेज पर रखा पकवान सोया सॉस नूडल्स था। सोया सॉस स्क्विड नूडल्स। खुश स्माइली। जब नूडल्स खत्म हो गए तो पहले से ही 8:30 हो चुके थे, शायद इसलिए कि वे बहुत भूखे थे। क्वाव्यक्तु को लगा कि सोया सॉस स्क्विड नूडल्स खराब नहीं थे। बेशक समुद्री भोजन सब्जी का सूप भी स्वादिष्ट था, उसने इसे खुद बनाया था। उन्होंने खूब खाया, बर्तन साफ थे। दोनों ने बहुत संतुष्ट मुद्रा में पोज दिया। एक डाइनिंग टेबल ने उन्हें अलग कर दिया। उसका हाथ उसकी ठोड़ी को सहारा दे रहा था। उसका पति कुर्सी से पीठ टिकाए हुए था। उसने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने पकड़ रखा था और फिर से बेहतरीन छात्रों की तरह व्यवहार करने लगा। बेहतरीन छात्र? उम्फ! इतना बुरा कि स्क्विड राइस भी नहीं बना सकते। मुझे भी नहीं पता कि कैसे बनाते हैं। अरे, जवाब मत दो। बहुत प्यारा है, क्या? यह सच है कि उसका बुरा व्यक्तित्व कभी नहीं बदलता। वह एक फूल है जिसका पहले से ही एक मालिक है। ग्रीनलैंड का बच्चा और भी बुरा है। उसने मुंह बनाया। क्वाव्यक्तु वास्तव में प्यारा है। यह सच है कि वह बहक रही थी। उसने एक जोकर होने का नाटक करते हुए अपने गालों पर खीरे के 2 टुकड़े रखे। अपनी आंखों का उपयोग यह कहने के लिए किया, क्या यह अब भी प्यारा है? और भी प्यारा। टिश्यू पेपर को उसने एक गेंद की तरह मोड़ा और टोंग डू लिट के चेहरे पर फेंका, और उसने भी उसका विरोध किया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह ऐसा था जैसे जब हम जोहान्सबर्ग वापस आए थे तो उसने मुझे भगा दिया, और अंत में वह उसके सीने में कसकर जकड़े जाने से बच नहीं सकी। जब वह उसे चूमने वाला था तो उसे अचानक कुछ याद आया, और उसने अपने होंठ हिलाते हुए कहा कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरों की मदद कर रहे हैं। वे दोनों अचानक से जम गए। उसने उसे जाने दिया। उन दोनों ने मिलकर टेबल साफ की। उसने बर्तन धोए। उसने घर साफ किया। करीब 9 बजे कोई आया। यह व्यक्ति नाव पर एक बड़ा बैग लाया जिसमें सुंदर कपड़े, एक सुंदर बैग था। प्यारी व्यत तो कल हवाई छोड़ने के लिए बहुत सुंदर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि टोंग डू लिट ने कहा था। उसने उससे पूछा क्यों? उसने कहा कि वह नहीं जानता। क्या? यह व्यक्ति वास्तव में अजीब है। क्वाव्यक्तु ने भी अपनी इच्छा पूरी की और बैगी पैंट को बदल दिया जिसे वह दूसरी बार नहीं देखना चाहती थी। तार्किक रूप से कहें तो इस बदसूरत और कष्टप्रद चीज को उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बैगी पैंट को बड़े करीने से मोड़ा गया और उसके बैग में डाल दिया गया, साथ ही उसके लिए खरीदी गई स्ट्रॉ हैट और सफेद हवाईयन फूल भी।
क्वावियत्तु और टोंग डू लीट दूसरों की तरह ही थे, साथ में बाहर जाते, साथ में स्वादिष्ट खाना खाते, साथ में धूप सेंकते, साथ में समुद्री हवा का आनंद लेते। उस दिन शायद अगर वह सावधान न होती तो वह अपने अनमोल दिल में बदल जाती, जिसे उसने अपने दिल के एक कोने में सावधानी से रखा था। उस बारे में सोचते हुए उसे लगा कि यह वास्तव में गुलान शेंग के साथ अन्याय था। टोंग डू लिट सही था। डॉक्टर गु एक साधारण व्यक्ति है, आपको उसे जाने देना चाहिए। आईने का सामना करते हुए क्वावियत्तु एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जब वह बाथरूम से बाहर निकली तो टोंग डू लिट भी बाथरूम के दूसरी तरफ से बाहर चला गया। जब उसने उसके पास हाथ बढ़ाया, वह एक पल के लिए सशंकित हुई, फिर उसने उसे अपना हाथ दे दिया। ठीक वैसे ही जैसे जब वे जोहान्सबर्ग में थे। उन्होंने साथ बैठकर टीवी पर मनोरंजन कार्यक्रम देखने के लिए एक आरामदायक स्थिति चुनी थी। उसने उसे देखा, उसकी आंखें अनजाने में कुछ खोज रही थीं। उसे मिल गया। वह उस चेहरे को निहारती रही, लेकिन उसका शरीर उसके सामने वाले व्यक्ति की ओर था, इतना सहज कि उसने एक सांस ली। टीवी पर आ रही स्थिर आवाज ने उन्हें जोहान्सबर्ग से हवाई तक पहुंचा दिया। वह धीरे धीरे थोड़ा दूर बैठ गईं। उनका शरीर सीधा था। उसने अपनी घड़ी देखी, अभी 10 बजे थे। उसे खुद को संभालना था, उसे हर समय सतर्क रहना था। क्वावियत्तु का मानना था कि आज रात उसे सोने में मुश्किल होगी। उसे नहीं पता था कि टोंग डू लिट आगे क्या करेगा। आज उसके व्यवहार को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वह अगले कुछ घंटों में क्या करेगा। हमेशा हाई अलर्ट पर रहने वाली, उसने अपनी घड़ी देखी, 10:20 हो रहे थे। टीवी पर अमेरिकन हॉकी लीग का प्रसारण हो रहा था। यह अमेरिका की 2 सर्वश्रेष्ठ हॉकी टीमों के बीच मैच था। सोंग डुलाई इस रोमांचक मैच में इतना खोया हुआ लग रहा था। वह अपने बगल में बैठे व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। खैर, यह अच्छी बात है। बस उम्मीद है कि मैच और अधिक रोमांचक हो। जैसा कि क्वावियत्तु ने चाहा था, मैच अब तीव्र चरण में प्रवेश कर रहा था। उसने फिर से अपनी घड़ी देखी, 10:40 हो रहे थे। टोंग डू लिट ने अभी भी उसे हवा की तरह संभाला। यह गुस्सा होने का समय नहीं था। उसे खुद को भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। हाँ, उसे खुद को भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। धीरे धीरे मेरे हाथ की घड़ी में 11 बजने लगे। 1 सेकंड बाद 11:30 हो गए। क्या 11 बजे थे या 11:30? उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। पता नहीं 11 बजे थे या 11:30। एक हतप्रभ सी उसकी आंखें सोंग डू ली को ढूंढ रही थीं। बैडमिंटन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। 11 बजे थे या 11:30। आधी रात होने को थी। आधी रात बीत गई। एक नया दिन आ गया था। एक नया दिन आ गया था। वह हवाई छोड़ देगी। एक हतप्रभ सी उसका शरीर एक नरम जगह पर रखा गया था। कितना नरम था वह! समुद्र की सतह पर लेटे होने जैसा। समुद्र की सतह पर लेटे हुए, पानी के बहाव का अनुसरण करते हुए, दूर तक बहते हुए। दूर दूर तक समुद्र की लहरों की आवाज है। समुद्र की लहरों की आवाज है और पक्षियों के चहचहाने की आवाज है। दूर दूर तक एक बेहद चमकीली जगह है। वह बेहद चमकीली जगह बहुत चकाचौंध करने वाली है। कहानी सिर्फ trienwiki.com लास्ट लीफ FB किएन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। यदि आप कहीं और देख रहे हैं तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। यह सब क्या है? उसने अपनी पलकें हिलाईं, उन्हें धीरे धीरे खोलने से पहले कुछ बार हिलाया। वह बहुत ही चमकदार जगह कांच के दरवाजे से चमकती हुई सूरज की रोशनी से आ रही थी। सूरज की रोशनी। एक झटके में तंद्रा गायब हो गई। वह उठकर बैठ गई। अब वह सोफे पर नहीं, बल्कि बिस्तर पर थी, लेकिन अब
लगभग 6:30 बज रहे थे। योजना के अनुसार वह 7:30 बजे निकल सकती थी। उसने फिर से जांच की। उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने कल रात घर पर पहने थे। उसने अपनी मांसपेशियों को थोड़ा हिलाया। सब कुछ अभी भी वैसा ही था। एक भी बाल गायब नहीं। वाक्यांश का उपयोग शायद उसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। फिर वह बिस्तर से कूद गई। फिर कल कुछ नहीं हुआ। कल यह सोंग डू ली थी जिसने उसे वापस बिस्तर पर पहुंचाया। सोंग डू ली। उसने चप्पल भी नहीं पहनी थी। उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, खाने की हल्की गंध अंदर आई। रसोई में पहुंचकर क्वाव्यक्तु ने तुरंत टोंग डू लिट को देखा। टोंग डू लिट नाश्ता बना रहा था। सोंग डू लिट की पीठ को देखते हुए वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में वह कुछ नहीं कह सकी, बस दरवाजे के फ्रेम से टिकी रही, मानो उसके पीछे कोई आंखें हों। सोंग डू लिट ने उससे पूछा, क्या तुम जाग रही हो? वह उसकी ओर चली गई। कटी हुई गाजर और अजवाइन के साथ मछली का दलिया भाप बन रहा था। यह स्वादिष्ट लग रहा था। वह नींबू काट रहा था। एक नींबू को 2 भागों में विभाजित किया गया था, फिर उस आधे को 2 भागों में काट दिया। नींबू के 2 स्लाइस को मछली के दलिया के 2 बड़े कटोरे में डाल दिया गया। उसने कुछ हरे प्याज डाले। सुगंध और भी तेज थी। यह दृश्य। वह वहीं अकड़ कर खड़ी रही, खुद को आगे न बढ़ने का आदेश दे रही थी। अगर वह आगे बढ़ती तो वह निश्चित रूप से उसे पीछे से गले लगा लेती। बिगड़ैल अभिनय करना ठीक था। बिगड़ैल अभिनय न करना ठीक था। कुछ भी कहना ठीक था। कुछ भी न कहना ठीक था। बस उसे तंग करने की जरूरत है। उसे तंग करने के लिए कहीं नहीं जाना है। बेशक वह कहीं नहीं गई। उसने बात की, कहा कि उसने कल रात एक मछली पकड़ी। फुटबॉल मैच देखने के बाद वह मछली पकड़ने गया था। उसने यह भी कहा, यह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FP कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। वे इतने करीब हैं कि मुझे लगता है कि मैं बस कुछ सितारे उठाकर घर ले आऊं। यह कहते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उसे देखा, ध्यान से देखा, उसकी भौहों से लेकर उसकी आंखों तक, फिर उसकी आंखों से लेकर उसकी भौहों तक। इस तरह बार बार देखते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या ऐसा है? तुम क्या सोचते हो? तो तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। या फिर उसे यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। उसने पूछा, क्या हम सचमुच 7:30 बजे यहाँ से निकल सकते हैं? उसके लहजे में व्यंग्य की झलक थी। अगर यह गो लांसिंग ने किया होता तो क्वाव्यक्तु निश्चित रूप से इस पर 100% यकीन करती, लेकिन अगर यह सोंग डू लिट ने किया होता तो यह एक साजिश होनी चाहिए। उसने अपना हाथ हिलाया, लेकिन यह निर्विवाद था कि उसका नहीं थोड़ा दोषी था। हमने यह सब साथ में किया है। साथ में स्वादिष्ट खाना खाया है। साथ में धूप सेंकी है। साथ में समुद्री हवा का आनंद लिया है। नाव को किनारे से दूर लंगर डाला है ताकि हम प्रशांत महासागर के बीच में तारों से भरे आकाश को देख सकें। मैंने सुना है कि यह बहुत सुंदर है। क्यों न साथ में तारे देखें? दुर्भाग्य से जो महिला उसे तारे देखने के लिए साथ लाने वाली थी, वह सुअर की तरह सो गई। यह पता चला कि वह उसे तारे देखने के लिए यहाँ लाया था। इस व्यक्ति ने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? बस एक करछुल से कुछ तारे घर ले आओ। क्या यह सुंदर नहीं है? तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? उसने उसे दोषी ठहराया। हजारों मील की यात्रा, आसमान इतना खूबसूरत है, मुझे उसे जगाना है। लेकिन उसे देखो, उसकी शक्ल देखकर दूसरों को शक होता है कि वह सोने के ढेर पर सो रही है। सोने के ढेर पर नहीं, बल्कि चॉकलेट फैक्ट्री का सपना देख रही है। वह इतनी गहरी नींद में सो रही है
मैं उसे जगाने का साहस कैसे कर सकती हूँ? उसके गाल गर्म हो गए। उसने अपना चेहरा छुआ और अचानक बोल पड़ी, तो अगली बार तक इंतजार करो। जैसे ही उसने यह कहा, वह रुक गई। अगली बार कोई समय नहीं है न? वह जल्दी से, मैं अपना चेहरा धोने जा रही हूँ, वाक्य को पीछे छोड़कर रसोई से बाहर भागी। अपना चेहरा धोने और बालों में कंघी करने के बाद वह खाने की मेज पर बैठ गई। उसने जो चम्मच उसे दिया था उसे लिया और चम्मच दर चम्मच मछली का दलिया खाया। जब मछली का दलिया लगभग भर गया तो चम्मच जमीन पर गिर गया और उसका गला घुट गया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को नियंत्रित किया। फिर उसने उसकी उदासीन आवाज सुनी, क्या तुम्हें जाने की इतनी जल्दी है? नहीं, नहीं। उसने अपना सिर उठाया। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। धुंध में उसका चेहरा बहुत शांत था। उसके आंसू बहने लगे। जाओ वियत्तू, अगर तुम दोबारा रोए तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, उन्होंने कहा। वह घबरा गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली कि मछली बहुत स्वादिष्ट थी, शायद गाजर, अदरक और नींबू मिला हुआ मछली का दलिया गुलान शेंग के अचार वाले पकौड़ों जैसा अस्तित्व बनने वाला था। उसने उसे एक नया चम्मच दिया और धीरे से कहा, धीरे धीरे खाओ। कोई तुमसे लड़ नहीं रहा है। उसने सिर हिलाया। मछली का दलिया खत्म करने के बाद ज्यादा समय नहीं बचा था। हालांकि सामान ज्यादा नहीं था, लेकिन कई राष्ट्रीय विमानन कानून थे। अगर वह सचमुच गिर गई तो उसकी मौत हो जाएगी। वह मन ही मन ऐसा सोच रहा था, पर उसके पैर मानो गोंद से चिपक गए थे। वह सबसे पहले डाइनिंग टेबल से उठा। उसकी आंखें उसका पीछा कर रही थी। उसने अपना बैग खोला। उसमें से बहुत सी चीजें निकाली। पासपोर्ट जो उसने पहले जब्त किया था, कार्ड, फोन, हर एक चीज उसके सामने रखी गई थी। उन चीजों के अलावा अमेरिकी डॉलर का एक ढेर भी था। उसने कहा, कवियत्तु, तुम्हारी जेब में हमेशा नकदी नहीं रहती। यह एक बुरी आदत है। अब से जब भी तुम कहीं जाओ, यह देख लेना कि तुम्हारी जेब में नकदी है या नहीं। अगर नहीं है तो बैंक जाना याद रखना। सोंग डूली के शब्दों ने कवियत्तु को बेहद उलझन में डाल दिया। उसे नहीं पता था कि उसने उससे ये शब्द क्यों कहे। सच कहूं तो वे शब्द कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे वह किसी अंतिम संस्कार को सौंप रहा हो। फुए फुए, भगवान और बुद्ध से सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसके बाद उसने इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। कवियत्तु को उलझन में डालने वाली बात यह थी कि टोंग डू लिट उसे इस समय ये चीजें क्यों देना चाहता था। वह जानता था कि वह अक्सर चीजें खो देती थी। जब वे विमान में चढ़ेंगे या उनका ब्रेकअप होगा तो उन्हें उसे देने में बहुत देर नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं। उसने पीछे हटने का नाटक किया। उसने हिचकिचाते हुए इसे स्वीकार कर लिया। अब लगभग समय हो गया है। टोंग डू लिट ने घड़ी की ओर इशारा किया। कवियत्तु अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। एक दरवाजा दूर कवियत्तु ने टोंग डू लिट की आवाज सुनी। शायद कप्तान उन्हें लेने के लिए आ गया था। यह पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ तैयार है, कवियत्तु ने दरवाजा खोला। वास्तव में कप्तान आ गया था। टोंग डू लिट की ओर देखते हुए कवियत्तु ने भौहें सिकोड़ी। टोंग डू लिट ने कल वाली वही हुडी पहनी हुई थी। उसने अपने जूते नहीं बदले थे। उसने अपना फोन चार्जर नहीं निकाला था। टैबलेट उसके बगल में रखा हुआ था। बैकपैक उसके बगल में गिरा हुआ था। बैकपैक की जिप नहीं खुली थी। इस समय मैं अभी भी कल की मछली पकड़ने की घटना के बारे में कप्तान से बात करने के मूड में हूँ। मैंने कहा था कि मैं 7:30 बजे निकलूंगा और 7:30 बजे तक सिर्फ 5 मिनट बचे हैं।
उसने टोंग डू लिट को घूरा, फोन चार्जर निकाला, चार्जर और टैबलेट को बैकपैक में रखा। उसका हाथ दूसरी तरफ मोबाइल फोन की ओर बढ़ा। पीछे से एक आवाज आई, केवल क्वाव्यत तू ही हवाई से लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरता है। वह रुकी, स्तब्ध, फिर अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें उसके बेहद शांत चेहरे से मिली। उसने पूछा, तुमने क्या कहा? होनोलुलु हवाई अड्डे से लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 9:10 की उड़ान पर यात्रियों के पास केवल क्वाव्यत तू था, टोंग डू लिट नहीं। इसका क्या मतलब था? वह टोंग डू लिट से भ्रमित थी। आप वास्तव में समझने में बहुत धीमे हैं। उसने अपने माथे पर थपकी दी। दूसरे शब्दों में, केवल क्वाव्यत तू ही जहां चाहे जा सकता है। टोंग डू लिट अभी भी कुछ आरामदायक दिनों के लिए हवाई में रहना चाहता है। बहुत दयनीय टीटी हुआ? क्या तुम नहीं समझते? वियत तू टोंग डू लिट की यात्रा का ऋणी है जो यहीं समाप्त होती है। फोन जमीन पर गिर गया। टोंग डू लिट फोन उठाने के लिए नीचे झुका, उसके कंधे को थपथपाया। उसने एक एक शब्द कहा, क्वाव्यत तू, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अध्याय 154, अटारी पर फूल, अंत। 7:30 बजे, डोंगी मुख्य भूमि की ओर बढ़ गई, ठीक वैसे ही जैसे सोंग डू लिट ने कहा था। क्वाव्यत तू को हवाई छोड़ने के लिए सुंदर कपड़े पहनने थे। उसके हाथों ने अपना बैग कस लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से किनारे पर लोगों के कपड़ों के रंग देखे। वह घाट पर पहुंच गई। उसे बिना पीछे देखे इस जगह को छोड़ना था। 1 कदम, 2 कदम, तीसरे कदम पर वह इसे और सहन नहीं कर सकी। उसने अपना सिर घुमाया। वह कुछ भी नहीं देख सकती थी। उसके पीछे भी कुछ नहीं था। पहले उसने सोचा कि सोंग डू लिट उससे झूठ बोल रहा है। उसने सोचा कि अगर उसने अपना सिर घुमाया तो वह उसे अपने पीछे दिखाई देगी। ग्रीनलैंड का बच्चा हर चीज में उससे ज्यादा दृढ़ निश्चयी है। जैसे यह बिल्कुल सही है, जैसे यह भी अच्छा है। बड़बड़ाते हुए क्वाव्यत तू घाट के पोर्टेबल शौचालय में चला गया। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर तुम कहीं और देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चोरों की मदद कर रहे हो। दरवाजा बंद करते हुए उसके कंधे कांपने लगे और हिलते रहे। उसे नहीं पता था कि कब तक प्लास्टिक की दीवार के दूसरी तरफ से एक कोमल महिला की आवाज आई। उस आवाज ने उससे पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। तुम इतने दुखी होकर रो रहे हो, क्या ऐसा कुछ है जिसे तुम हल नहीं कर सकते? उसने अपने हाथ से अपने आंसू पोंछे। अपने आंसुओं से सने हाथ को देखकर उसने कहा कि यहाँ का तारों वाला आकाश बहुत सुंदर है। उसने कहा कि एक करछुल से मैं कुछ तारे उठाकर घर ले जा सकती हूँ। लेकिन उसने मुझे नहीं बुलाया। क्योंकि उसने मुझे नहीं बुलाया, मैं कुछ भी नहीं देख पाई। दीवार के दूसरी तरफ से हल्की हंसी आई। उसने पूछा, बहन, क्या तुम समझती हो? मैं समझती हूँ। नहीं, वह रो पड़ी। तुम नहीं समझती। वह अकेले तारे देख रहा है। मैंने उसे अकेले तारे देखने दिए। मैं उसके साथ तारे नहीं देख सकती। बस उसके अकेले तारे देखने के बारे में सोच रही हूँ। उसके हाथ ने उसके दिल पर जोर से मुक्का मारा। क्वाविएट टू, यह निर्दयी महिला स्वर की तरह सो गई। बहन, यह जगह अभी बहुत दर्द कर रही है। एक पल बाद, तो चलो आज रात साथ में तारे देखते हैं। बगल वाली महिला ने कहा, नहीं, अब और नहीं हो सकता। अभी और भी है। बहुत ज्यादा अन्याय महसूस करते हुए उसने मुझे अकेला छोड़ दिया और लॉस एंजल्स वापस चला गया। उसने कहा कि अब रिश्ता तोड़ने का समय आ गया है। ध्यान से सोचने पर सोंग डू लिट की बातें वास्तव में सही थी। यह मूल रूप से ऐसा ही था।
मूल रूप से ब्रेकअप का समय आ गया था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, वह सही था, लेकिन मेरे दिल में मैं उसे दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक पाई। वह सही था, जिसे बिगाड़ा गया वह हमेशा मैं ही थी। मैं। दीवार के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। उसने सुनने के लिए अपना कान झुकाया, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। क्या वह लड़की चली गई? क्या उसे ऐसा लगता है कि उसकी बातें विरोधाभासी हैं? न केवल पहले और बाद में संघर्ष है, बल्कि उसने खुद ही इसे अपने ऊपर लाद लिया है, इसलिए अब उसे उसकी परवाह नहीं है। इस समय क्वाव्यक्तु को याद आया कि उसे अभी एक और उड़ान पकड़नी है। उसने अपने आंसू पोंछे और बाथरूम का दरवाजा खोला। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो क्वाव्यक्तु ने कसम खाई कि उसे लगा कि वह किसी दूसरी जगह पर है। समुद्र अभी भी वही था, आसमान अभी भी वही था, लोग अभी भी वही थे, लेकिन जगह बदल गई थी। यह एक अव्यवस्थित जगह में बदल गई थी। पोर्टेबल टॉयलेट के सामने एक सड़क थी और सड़क पर कई कारें दिखाई दे रही थी। यहाँ 4 कारें हैं, वहाँ 6 कारें हैं, सभी कारों के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कार में कोई नहीं है। तो लोग कहाँ गए? लोग फुटपाथ पर दौड़ रहे थे, गलत रास्ते पर जा रहे थे, ट्रैफिक लाइटों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि सड़क पर सुपरमार्केट की गाड़ियाँ भी थीं। अनगिनत लोग सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर भाग रहे थे। उनमें सुपरमार्केट की वर्दी पहने हुए लोग भी थे। वे सड़क पर दौड़ रहे थे। उनमें से 2 लोग एक दूसरे से टकरा भी गए, लेकिन उन्होंने बहस करने की जहमत नहीं उठाई और बस दौड़ते रहे। कई कारें भागने लगी, जिससे यातायात जाम हो गया, इसलिए वे तुरंत अपनी कारें छोड़कर भाग गए। जो लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग रहे थे, वे शॉपिंग मॉल से भाग रहे लोगों में शामिल हो गए। वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे लोगों में कई लोग ऐसे भी थे जो भागते हुए फोन पर बात कर रहे थे। यह क्या है? विश्व युद्ध? या फिर यह दुनिया का अंत है? ठीक है, पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ गई? हर कोई भाग रहा था, सिर्फ वह वहीं खड़ी थी, अवाक। तभी कोई उसके पास से भागा और उससे कहा, भागो। अनजाने में उसके पैर भी उसी तरह चल पड़े। कुछ कदम चलने के बाद विपरीत दिशा से एक कार आई। यह एक मोटरसाइकिल थी जो विपरीत दिशा में जा रही थी। किसी और को टक्कर मारने से बचने के लिए यह जमीन पर गिर गई। पलक झपकते ही उसके सिर पर खून बहने लगा। ड्राइवर को इसकी परवाह नहीं थी। वह खड़ा हो गया, लंगड़ाता हुआ और भीड़ के पीछे भागा। यह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB किएन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरों की मदद कर रहे हैं। क्वाव्यक्तु तो रुक गई, अपने बगल में बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया और पूछा, क्या हो रहा है? गाइडेड मिसाइल, वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया। गाइडेड मिसाइल एक प्रकार का विस्फोटक हथियार है जिसकी दिशा उच्च तकनीक द्वारा नियंत्रित होती है। क्या? वह स्थिर खड़ी रही। उस व्यक्ति को अब उसकी परवाह नहीं थी। दूसरा व्यक्ति उसके पास से भागा, जोर से चिल्लाया, जल्दी से अपना फोन देखो। क्वाव्यक्तु घबरा गई और उसने अपना फोन निकाला। सूरज की रोशनी बहुत तेज थी। उसने फोन पर केवल हवाई पर्यटन ब्यूरो और हवाई आपातकालीन संचालन इकाई से एक आपातकालीन संदेश देखा। वह छाया में चली गई। उसे 8:07 पर संदेश भेजा गया था। संदेश पढ़ने के बाद क्वाव्यक्तु के दिमाग में विस्फोट हो गया। दोनों संदेशों की सामग्री एक जैसी थी। संदेश में कहा गया था, एक निर्देशित मिसाइल हमला है, कृपया जल्दी से एक आश्रय में शरण लें, यह कोई अभ्यास नहीं है। क्वाव्यक्तु को याद आया, चीनी नाम वांग मिंग के साथ टूर गाइड ने कल कहा था,
मिसाइल को हवाई पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगेंगे। अब 8:10 हो रहे थे। कौव्यतु भी सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए व्यक्ति में बदल गई, लेकिन अन्य लोग ऊपर जा रहे थे और वह नीचे भाग रही थी। टोंग डू लाई अभी भी समुद्र में थी। उसे टोंग डू लाई को सूचित करना था। वह दौड़ी और टोंग डू लाई को बुलाया। किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। किसी ने फोन नहीं उठाया। वह घाट की ओर दौड़ती रही। दौड़ते समय क्वाव्यक्तु ने जो वाक्य सबसे अधिक सुना वह था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एनिली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बच्चों के पिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हताश, भाग्यशाली, दुखी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं, उसने अभी तक सोंग डू ली के साथ सितारों को नहीं देखा था। वह उसे देखना चाहती थी। उसे उससे मिलने जाना था। जल्दबाजी में क्वाव्यक्तु किसी से टकरा गई। यह कप्तान था जो उसे किनारे पर ले गया था। उसने सोंग डू ली द्वारा दिए गए नकद के ढेर को निकाला, साथ ही कार्डों का एक ढेर, और उन्हें कप्तान को दे दिया। मुझे उससे मिलने ले चलो। कप्तान सोंग डू ली से मिलने के लिए क्वाव्यक्तु को नहीं ले गया। उसने उसे डोंगी की चाबी दे दी। उसकी पत्नी अब बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए जा रही थी। उसे उन्हें ढूंढना था, चाहे कुछ भी हो। वह उनके साथ रहना चाहता था। सौभाग्य से क्वाव्यक्तु ने डोंगी चलाना सीख लिया था। डोंगी तीर की तरह समुद्र में चली गई। उसकी आंखें समुद्र पर केंद्रित थीं। उसके दिल में बार बार दोहरा रही थी, कृपया, कृपया। समुद्र अभी भी खाली था। समुद्री पानी क्वाव्यक्तु के चेहरे पर छलक रहा था। नहीं, समुद्र में कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में एरिज़ोना के तल पर सो रहे 1177 नाविक थे। याबो के बारे में सोच रहा था जो अपनी माउंटेन बाइक नहीं ले पा रहा था। सुपरमार्केट के सामने खड़ी बूढ़ी महिला के बारे में सोच रहा था जो बार बार उन्हें वहां से चले जाने के लिए कह रही थी। एक पल में उसके आंसू बारिश की तरह बहने लगे। उसने अपना सिर हिलाया, नहीं, ऐसा मत करो। उसकी प्यारी रास्पबेरी ने नया साल अकेले ही बिताया, अकेले ही सितारों को देखते हुए। अगर यह उसके जीवन का आखिरी पड़ाव था, तो उसे उसके साथ रहना ही था। जब आंसू बह रहे थे, तभी विशाल सागर पर एक काला बिंदु दिखाई दिया। काला बिंदु धीरे धीरे पास आ गया। यह सही है, यह टोंग डू लिट की नाव थी। उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया था। उसने दरवाजा खोलने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। धमाका, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने के बाद क्वाव्यक्तु का लंगड़ा शरीर दरवाजे से चिपक गया। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई थी। यदि आप कहीं और देख रहे हैं, तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। जमीन पर बैठा हुडी और हेडफोन पहने हुए आदमी ऐसा लगता है कि कई जन्मों से गुजर चुका है। हंसना चाहते हैं? रोना चाहता हूं? अनुमान लगाओ कि टोंग डू लिट अब क्या कर रहा है। सोंग डू लिट अभी गेम खेल रहा है। बाहर की दुनिया ढहने वाली है और वह यहाँ गेम खेल रहा है। यह वो लानत भरे हेडफोन हैं जो उसे फोन की घंटी सुनने से रोकते हैं। वह लड़खड़ाते हुए उसके सामने आई, हेडफोन निकाला और उसे इस जगह से खींचकर ले जाना चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक उसके प्रकट होने का प्रश्न है, तो टोंग डू लिट को इसमें कोई रुचि नहीं थी। उसकी रुचि तो खेल में अधिक थी। उसने उस पर भौहें चढ़ाई। कमरा धुएं से भरा हुआ था। वहां सिगरेट, शराब और 5 तरह के खाने थे जिन्हें वह आम तौर पर कचरा कहता था। जल्दी करो और मेरे साथ आओ, वह चिल्लाया। हवाई चैनल। एक शब्द नहीं मिला।
नाव में सब कुछ है। उसने नेविगेशन सिस्टम भी हटा दिया। अब नाव में ईंधन नहीं है। उसे नहीं पता कि यह नाव उसे कहाँ ले जाएगी। अब करने के लिए कुछ नहीं है। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके चेहरे पर टिकी हुई यह 4 साल का बच्चा था जो उसके सामने आया था। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? टोंग डुलीट, आपने ये शब्द कहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहे हैं? उसकी आवाज बहुत ही कोमल थी। उसने सिर हिलाया। उसने उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुराया, हल्के से उसके सिर के ऊपर थपथपाया। कितना बेवकूफ! वह मुस्कुराया, फिर से आह भरी। पागल लड़की, तुम्हें अपने आकर्षण पर गर्व होना चाहिए। उसने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा। अभी भी समझ में नहीं आया? उसने सिर हिलाया। यह टोंग डू लिट है जो क्वावियत को किसी और की पत्नी बनने से मना करने के लिए अपने तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। यह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। यदि आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डाकुओं की मदद कर रहे हैं। हो! उसकी आंखें अभी भी उसे घूर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वह इतनी साजिश कैसे कर सकती है? उसने उसे पकड़ लिया। उसे यहाँ से खींचकर ले जाना चाहती थी लेकिन वह अभी भी नहीं हिला। शायद इसलिए कि वह उसे खींचकर नहीं ले जा सकती थी, या शायद इसलिए कि वह उसे खींचकर ले जाना ही नहीं चाहती थी। उसने धीरे से उसकी आंखों के कोने में आंसू को छूते हुए कहा, वह महिला क्वावियत 40 घंटे से भी कम समय में को लान सिन्ह नामक आदमी के पास वापस आ जाएगी। वह इसे स्वीकार नहीं करता है। शादी के निमंत्रण में क्वावियत और क्वावियत के नाम छपे हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं करती। 1.5 साल बाद एक बच्चा होगा जो क्वावियत और गुलान शेंग की तरह दिखता है। कोई इसे बताएगा, अरे वह व्यक्ति आपका चाचा है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। उसने उसे पागल लड़की कहा और फिर उसे अपनी बाहों में गले लगा लिया। यह अस्वीकृति का तरीका है जो सोंग डू लिट सोच सकती है। यह क्वावियत के किसी और की पत्नी बनने की अस्वीकृति का तरीका है जो उसकी प्यारी रास्पबेरी ने सोचा था। बहुत शरारती, बहुत ही लापरवाह। क्या होगा अगर उसे वह संदेश नहीं मिला? क्या यह आदमी एक निर्जन द्वीप पर एक उत्तरजीविता फिल्म में अभिनय करना चाहता है? क्वावियत, क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उससे फिर पूछा, नहीं जा रहे हो तो ठीक है। इसके अलावा अब वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है कि वह गहरे समुद्र में डूबने वाले 1177 नाविकों की तरह हों। उनका स्थान भी निर्देशित मिसाइलों का पहला लक्ष्य बन सकता है। वियत्तु के माध्यम से क्या इनकार का यह तरीका प्रभावी है? उसने उससे पूछा, बुरा नहीं है। अभी वह अपने मानसिक रोगी की हठधर्मिता दिखा रही थी। शायद यह उसके और उसके जीवन का अंतिम चरण था। तो क्या क्वावियत 40 घंटे बाद को लान सिन्हा नाम के आदमी के पास वापस आ जाएगी? नहीं, उसने बहुत दृढ़ता से उत्तर दिया। कोई भी शादी का निमंत्रण पत्र नहीं होगा जिस पर क्वावियत और को लान सिन्ह का नाम छपा हो, और कोई भी बच्चा आपको चाचा नहीं कहेगा। क्या तुम्हें यकीन है? जरूर। वे दोनों एक दूसरे से चिपक गए। वह उसकी छाती से आने वाली हर धमक सुन सकती थी। क्या वह खुश था? शायद हवाई का आसमान जल्द ही युद्ध फिल्म जैसा दृश्य बन जाएगा। मिसाइलों की बारिश होगी। मिसाइलों की बारिश होने से पहले वह उसके साथ कुछ शराब पीना चाहती थी। सोंग डू लिट, चलो शराब पीते हैं। सोंग डू लिट ने खिड़की के पर्दे नीचे खींच दिए, केवल लैंप को चालू रखा। आमने सामने वे जमीन पर बैठ गए। उन दोनों के सामने शराब का एक गिलास था। गिलास में शराब थी। पीने से पहले उसने उस पर एक सफेद हवाई फूल रखा। ग्रीनलैंड का बच्चा वास्तव में जानता था कि उसे कैसे खुश करना है। वह उसे देखकर मीठी मुस्कान देती थी।
मिसाइलों की बारिश होने से पहले गिलास टकराए। गिलास टकराए, उसने गंभीरता से घोषणा की, क्वा व्यक्ति को यह जीवन बहुत पसंद है। सोंग डू लिट को भी यह जीवन बहुत पसंद है। हे भगवान, क्या तुमने सुना? कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। यदि आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका अर्थ है तुम डाकुओं की मदद कर रहे हो। मरने से पहले ये दोनों बच्चे अभी भी इस जीवन से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों बच्चों ने यह जानबूझकर नहीं किया। यह एक दुर्घटना थी। इसलिए कृपया उन्हें सजा न दें, क्योंकि अगले जन्म में वे खुलेआम एक साथ रहना चाहते हैं। यह तो बस एक दुर्घटना थी, भगवान, आप जानते हैं। उन्होंने गिलास टकराए, एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उसने एक छोटा घूंट लिया। उसने उससे कहा, वियत्तू के जरिए मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूं। तो प्रपोज करो। उसने उसे अपने कान में हवाईयन फूल थमा दिया जिसे उसने छीन लिया। अचार की तरह झुर्रीदार हवाईयन फूल उसके सामने लाया गया। वियत्तू जाओ, मुझसे शादी करो। उसने उसकी तरफ देखा, वहां कोई अंगूठी नहीं थी। तुम अंगूठी के बिना कैसे प्रपोज कर सकते हो? उसने उसे घूर कर देखा, तो उसने एक पेन निकाला। एक पल बाद अनामिका की उंगली पर एक बहुत बड़ी हीरे की अंगूठी थी। टोंग डू लिट ने जो कहा उसके अनुसार उस हीरे की कीमत से पूरा ग्रह खरीदा जा सकता था। क्या अफसोस है, वह एक हीरे की अंगूठी पहनने वाली थी जो पूरे ग्रह को खरीद सकती थी और समुद्र के तल में डूब सकती थी। उसने उसकी अनामिका पर एक अंगूठी भी बनाई। उसने जो अंगूठी उसे दी वह और भी महंगी थी। यह एक जादुई अंगूठी थी। टोंग डू लिट ने कहा कि उसे इस अंगूठी का जादू थोड़ा आजमाना था। उसने जादुई अंगूठी का इस्तेमाल उसकी ओर किया, बुदबुदाते हुए, ओह जादुई अंगूठी, मैं उस महिला से एक चुंबन प्राप्त करना चाहता हूँ। खुश स्माइली। मैं उन दोनों के साथ बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आत्मा को बुला रहा था। उसके पास अपने होंठ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने उसे तब तक चूमा जब तक उसके होंठ सूज नहीं गए, लेकिन मिसाइलों की बारिश अभी भी नहीं हुई थी। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई थी। अगर तुम कहीं और देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम डाकुओं की मदद कर रहे हो। यह शायद 1 सेकंड में आ जाएगा, 1 सेकंड में नहीं, फिर 1 मिनट में। मिसाइलों की बारिश से पहले उसने उससे पूछा, अगर मैं नहीं दिखा तो तुम क्या करोगे? अगर मैं नहीं दिखा तो नाव जहां चाहे वहां बह जाएगी। इसके बाद क्या होगा? टोंग डू लिट जहाज पर हमेशा से जिस जीवन का सपना देखता आया है वह जिएगा, धूम्रपान करेगा, शराब पिएगा, सोएगा, गेम खेलेगा, और जब वह उत्साहित होगा तो वह समुद्र में मछलियों को थोड़ा मूत्र चखने देगा। खुश स्माइली। वह उसके दिल में दिल खोलकर हंसी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नाव किसी निर्जन द्वीप पर बह सकती है जहां आदिम लोग रहते हैं, और गुस्से के एक पल में वह द्वीप पर एक लड़की से शादी कर लेगा और उसके कई बच्चे होंगे। तुम्हारी हिम्मत! उसने उसे मुक्का मारा। रॉकेट अभी तक क्यों नहीं गिरा? इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पुतिन तक मशहूर लोगों की बुराई करने का खेल खेला। हर देश के राष्ट्रपति ने तब तक बात की जब तक उनका गला सूख नहीं गया, लेकिन मिसाइलों की बारिश अभी भी नहीं हुई। मिसाइलें अभी तक क्यों नहीं दिखाई दीं? उसने उससे पूछा। जल्द ही, उन्होंने जवाब दिया। रॉकेट अभी तक क्यों नहीं दिखा? वह एक अधीर बच्चे की तरह थी। मुझे लगता है कि यह लगभग आ गया है, यह लगभग आ गया है। उम्मा, मुझे लगता है कि यह लगभग आ गया है। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है, बाद में पूरी दुनिया जान जाएगी।
13 जनवरी 2017, 8:07 से 8:30 तक। इन 20 मिनटों में क्या हुआ? एक हवाई आपातकालीन संचालन इकाई के कर्मचारी ने गलती से सुबह 8:07 एक 5 संदेश भेज दिया। गलती से भेजे गए इस 5 संदेश के कारण पूरा हवाई अराजकता में आ गया। वेडिंग प्लानर जो ने कहा कि चेतावनी जारी होने के बाद सड़कें, जो आम तौर पर शनिवार की सुबह बेहद शांत होती थी, चीखों से भरी सड़क में बदल गईं। पर्यटक माइक ने कहा कि चेतावनी 5 संदेश भेजे जाने के बाद हर कोई गायों के झुंड की तरह था जिन्हें आश्रय में ले जाया जा रहा था। स्टोर में वेट्रेस जेसी ने बताया, सभी के फोन एक साथ बज उठे और एक टेक्स्ट मैसेज अलर्ट आया। देखते ही देखते कुछ लोग दरवाजे की तरफ भागे, कुछ जमीन पर गिर पड़े, कुछ टेबल के नीचे छिप गए और रोने लगे, और भी बहुत कुछ था। यह सब ऐसे ही चलता रहा। उस दिन कुछ लोगों ने अपने प्यार का इजहार किया। मजबूत बच्चे ने फोन पर अपने माता पिता से अपने प्यार का इजहार किया। आम तौर पर घमंडी पिता ने अपने बच्चे से माफी मांगी। 2 दोस्त जो एक दूसरे से नफरत करते थे, उन्होंने फोन पर सुलह कर ली। उस दिन 8:30 बजे सभी को घटना के बारे में स्पष्टीकरण देने वाला एक संदेश मिला और हवाई आपातकालीन संचालन इकाई से माफी का संदेश भी मिला। ओह, तो यह एक गलती थी? लेकिन क्या यह वास्तव में एक गलती थी? एफसीसी की बाद की जांच के अनुसार उस दिन निर्देशित मिसाइल चेतावनी संदेश भेजने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसे लगा कि मिसाइल हवाई पर हमला करेगी। यह सच था। उस समय उत्तर कोरिया और अमेरिका गतिरोध में थे। उससे पहले उत्तर कोरिया ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 3 लंबी दूरी की मिसाइलें दागी थीं, और उस समय वह परीक्षण और माप केंद्र से सैन्य शब्दावली को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। इसलिए 8:07 बजे उसने मिसाइल हमले का बटन दबाया। मिसाइल हमले की जानकारी स्पष्ट होने के बाद सभी ने 8:07 और 8:30 के बीच जो कुछ भी किया, उसे साझा करने के लिए ऑनलाइन गए। ऑनलाइन मित्र मैं हवाई में रहता हूँ। अपनी बहन के साथ एक कमरे में रहता हूँ। मेरी बहन ने मुझे जगाया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक ड्रिंक लेना चाहता हूँ। चूंकि हम सभी वैसे भी मरने वाले थे, मैंने बस एक ड्रिंक पी। मूल शब्द है, इस शराब का प्रत्येक गिलास 3 लीटर शराब के बराबर है। खुश स्माइली। ऑनलाइन मित्र भी, रॉकेट आ रहा है। तुम लोग अपने क्रश से क्यों नहीं कबूल करते? तुम्हारे पास खोने के लिए और क्या है? ऑनलाइन मित्र सी, वह मुझसे सहमत थी। मैं बहुत खुश थी कि मैं लगभग मर ही गई। जब मैंने यह खबर सुनी कि रॉकेट नकली था, तो मैं और भी खुश थी। मुझे अभी भी जीना था, और मेरे पास मेरा प्रेमी भी था जो मेरा साथ देता था। लेकिन फिर मुझे उसका एक संदेश मिला। उसने कहा कि वह वास्तव में मुझे पसंद नहीं करती। उसे लगता था कि हर कोई मरने वाला है। मरने से पहले मुझे खुश करना बेहतर था। ऊपर की टिप्पणियों को पढ़ते समय क्वाविएट 2 और टोंग डू लिट हीथ्रो हवाई अड्डे पर थे। उसे जिनेवा के लिए उड़ान भरनी थी। उसे जोहान्सबर्ग के लिए उड़ान भरनी थी। उसकी अनामिका उंगली में अभी भी हीरे की अंगूठी थी जो पूरे ग्रह को खरीद सकती थी, और उसकी अनामिका उंगली में अभी भी वह जादुई अंगूठी थी जो उसने खींची थी। आज के बाद अगर हम 13 जनवरी 2017 का उल्लेख करते हैं, तो इसे संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए एक वाक्य है, मृत्यु का सामना करने के क्षण से पहले हम कभी न छोड़ने की कसम खाई। एक पुरानी कहानी। अगर आप मौत से नहीं डरते, तो फिर डरने की क्या बात है? वास्तव में जब वह पोर्टेबल शौचालय में छिपी थी, तो वह उसके पास लौटना चाहती थी। उस गलत मिसाइल चेतावनी संदेश ने उसे उसके पास वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद की। पुरानी फिल्में कभी कभी जीवन की सच्चाई भी होती हैं। अगर आप मौत से नहीं डरते, तो फिर डरने की क्या बात है? लोग हवाई अड्डे पर आते जाते रहते हैं। वह चुपके से उसके कान में फुसफुसाई, मेरा इंतजार करो, मुझ पर भरोसा करो।
अध्याय 155 अपने दिल की सुनने के 2 महीने ग्रैंड फिनाले 15 तारीख को दोपहर 2:30 बजे होने वाला डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स डिस्चार्ज समारोह 2.5 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। ये 2.5 घंटे व्यक्ति के लिए हल्के से मेकअप करने और नए कपड़े पहनने और इत्मीनान से कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने के लिए पर्याप्त थे। 4:30 बजे व्यक्ति को लान सिन्हा के बगल में बैठ गया। कॉन्फ्रेंस हॉल को बहुत ही साधारण तरीके से सजाया गया था। नीचे 118 डॉक्टर बिना सीमाओं के थे। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर पिछले 2 वर्षों में विभिन्न देशों और क्षेत्रों में 118 स्वयंसेवकों के जीवन की पृष्ठभूमि का वीडियो चल रहा था, जिसमें आपातकालीन बचाव अभियानों से लेकर स्थानीय लोगों के साथ सद्भाव से रहने के दृश्यों तक की कहानी थी। काम करने की परिस्थितियां सीमित थीं, इसलिए उन्होंने दिनरात काम किया और यहाँ तक कि ट्रेन स्टेशन पर लोगों के आने जाने की छवि को भी नजरअंदाज कर दिया। अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने पर वे सशस्त्र तत्वों की बंदूकों और चाकुओं से मरीजों की रक्षा के लिए खड़े होंगे। जब उनका सामना ऑपरेशन टेबल पर मरते हुए मरीज से होता है तो वे दीवार से टिककर रोने लगते हैं। अपने खाली समय में वे स्थानीय लोगों के साथ फुटबॉल खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और शराब पीते हैं। ये 118 स्वयंसेवक अलग अलग देशों और क्षेत्रों से आते हैं। कुछ सर्जन हैं, कुछ प्रसिद्ध महामारी विज्ञानी, प्रयोगशाला तकनीशियन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट आदि हैं। पिछले 700 दिनों और रातों के दौरान उन्होंने अपने मिशन को बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। डॉक्टर को भी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले चेहरों में से एक है। वह डॉक्टर को की छवि है जो ड्यूटी पर एक सफेद कोट पहने हुए है। कभी कभी ट्रक पर बैठे हुए उसका चेहरा काला और धूल से सना हुआ दिखता था। कभी कभी वह ग्रिल्ड मीट खाता था, लेकिन फिर भी उसके दांत चिपचिपे होते थे। कभी कभी वह धूप में खिंचता था और कई बार ऐसा भी होता था जब वह युवा लड़कियों के समूह के सामने दिखावा करता था। एक बार वह अपने बाल धो रहा था और अचानक पानी बंद कर दिया। उसके हाथ अभी भी झाग से भरे हुए थे और उसने शॉवर हेड से एक अभद्र इशारा किया, धिक्कार है, तुम्हें मुझसे भी क्यों चिपकना पड़ा? व्यक्ति, अब और तस्वीरें मत लो। मैंने तुमसे कहा था कि अब और तस्वीरें मत लो। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप डाकुओं की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर को के आशीर्वाद से उसका नाम भी इस महान और पवित्र समारोह में दिखाई दिया। वह डॉक्टर को के करीब गई और फुसफुसाते हुए बोली, मुझे पता है कि आप इतनी बार क्यों दिखाई देते हैं। डॉक्टर को ने उसकी चापलूसी को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर को बहुत सुंदर है। वह केवल खुद से पूछ और जवाब दे सकती थी। बेशक इस समय डॉक्टर को अपने सुंदर रूप के बारे में और भी अधिक आत्मसंतुष्ट था। 15 मिनट की लघु फिल्म 50 इथियोपियाई छात्रों के स्कूल यूनिफॉर्म में गायन के साथ समाप्त हुई। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नेताओं में से एक ने उन उत्कृष्ट स्वयंसेवकों को पदक प्रदान करने के लिए खड़े हुए जो छुट्टी पर जाने वाले थे। गुरलानसिंह पदक प्राप्त करने के लिए मंच पर जाने वाले नीचे से तीसरे व्यक्ति थे। उन्होंने एक सफेद शर्ट और नीली पतलून पहन रखी थी। उनका आसन दीप्तिमान था। आज उन्होंने जो पोशाक पहनी थी वह उनकी पसंद की थी और शर्ट और पतलून भी उनके लिए उन्हीं ने प्रेस की थी। गुरलानसिंह को पदक मिलने से पहले स्क्रीन पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की एक युवा लड़की की छवि दिखाई दी। वह डॉक्टर गु की रोगियों में से एक थी। पुल ढहने के दौरान गुरलानसिंह ने मलबे से एक मरती हुई लड़की को बचाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। स्क्रीन के माध्यम से युवा लड़की ने कहा कि वह डॉक्टर गु की तरह एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनने की कोशिश करेगी। इसके बाद कबूल करने का समय था।
युवा लड़की ने चीनी में डॉक्टर गु से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। झील के किनारे का छात्रावास बहुत शांत था। यहाँ आने से पहले के दिनों की तरह गु लानसिंग ने दरवाजा खोला, वह उसके पीछे चली गई। हमेशा की तरह जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, उसने अपना दुपट्टा उतार दिया। उसने उसका दुपट्टा लिया, उसे अपनी कोहनी पर बड़े करीने से लटका दिया, फिर उसका कोट लिया, फिर उसे हुक किया और दुपट्टे को कोट की गर्दन के चारों ओर लटका दिया। जब वह ये सब करती तो वह उसके बगल में खड़ा होता, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसे हंसाता, उसे अब और शर्मिंदा करता। पहली बार जब क्वावियत्तु ने ये सब किया तो उसके हाथ पैर कांप गए। दुपट्टा जमीन पर गिर गया। कोट भारी था। दुपट्टा उठाते हुए कोट फिर से जमीन पर गिर गया। लेकिन वहां केवल एक ही था। कुछ ही दिनों में उसने ये काम बहुत ही कुशलता से कर लिए थे। वह मिसेस को बनना चाहती थी। वह वाकई इस दुनिया से अलग एक छोटे से कोने में जीवन जीना चाहती थी। यहाँ उसके साथ बच्चे पैदा करना और पालना चाहती थी। वह डिस्चार्ज सेरेमनी में लंच से शराब घर ले आई थी। क्वावियत्तु को लगा कि उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। आज दोपहर को लैन सिंह ने भी काफी शराब पी ली थी, लेकिन उसने शराब की एक बूंद भी नहीं छुई थी। उसे घर छोड़ना था। नशे में धुत पति को घर छोड़ना, यह उतना ही सार्थक था जितना दुपट्टा और कोट उतार देना। लेकिन अंत में वह फिर भी असफल रही। चीनी मिट्टी के प्याले से शराब पीना थोड़ा अजीब था। उसने अपना सिर शराब में दबा लिया जबकि वह उसके सामने बैठा था। खिड़की के बाहर पहले से ही अंधेरा था। प्याला खाली था। तभी उसे याद आया कि वह अकेली शराब पी रही थी। कितनी स्वार्थी। उसने उससे पूछा कि क्या वह पीना चाहता है। उसने अपना सिर हिलाया। कोल्लान सिन्ह के साथ दोस्त बनने में सक्षम होना, कोल्लान सिन्ह के समान दिन, महीने और वर्ष में पैदा होने में सक्षम होना, कोल्लान सिन्ह के साथ हर जगह जाने और इतनी सारी चीजों का अनुभव करने में सक्षम होना क्वावियत्तु का सम्मान है। क्वावियत्तु उस बदकिस्मत लड़की का इतना बढ़िया दोस्त है। उसने कबूल करने के लिए शराब उधार ली। बोलने के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, आंसू बहने लगे। उसने आगे कहा, गु लानसिंग द्वारा प्रपोज किया जाना क्वावियत्तु का आशीर्वाद है। उसका सिर और भी नीचे हो गया। लेकिन क्या अफसोस है, गु लानसिंग, क्वावियत्तु एक लालची व्यक्ति है। वह लालची और स्वार्थी दोनों है और गैरजिम्मेदार भी है। आसपास का माहौल खामोश था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके हाथ कसकर बंद हो गए। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। अंत में गु लानसिंग बोली, क्या तुमने अपना सामान पैक करना समाप्त कर दिया है? हाँ। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया। डांड, यहाँ तक कि अगर यह इस तरह है तो क्या आप अभी भी एक साथ रहना चाहते हैं? गु लानसिंग, क्या योग्यता से परे व्यक्ति है? वह घमंडी है, दिखावटी है, दोमुही है, कहती कुछ है लेकिन करती कुछ और है। वह बहुत साधारण भी है, सुंदर पुरुषों का विरोध नहीं कर सकती। वह, तुम्हें फिर भी चुप रहना चाहिए। गु लानसिंग ने अपना माथा रगड़ा। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। गु लानसिंग ने शराब की बोतल उठाई और एक ही घूंट में पूरी पी गई। शराब की बोतल मेज पर भारी नहीं गिरी। वह मेज पर हाथ रखकर आगे झुका और पूछा, क्या तुम दोनों साथ सोए हो? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। उसकी आंखें उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। क्या तुम पिछले कुछ दिनों में उसके साथ सोई हो? उसने अपना सिर हिलाया। फिर से अपना सिर हिलाओ। उसका चेहरा बेपसी से भर गया था। नहीं, मैं सोया नहीं, उसने हकलाते हुए उत्तर दिया। वियत्तु के माध्यम से उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम अभी बहुत घिनौनी लग रही हो। यह सही है।
वह सिर्फ अपना सिर हिला सकता था और सिर हिला सकता था और हकला भी सकता था। गुलान शेंग ने सीधे उसकी ओर देखा, हर शब्द कहते हुए, क्या तुमने इस पर गहराई से सोचा है? सोचो, इस पर गहराई से सोचो। अगर मैं कहूं कि मुझे आपत्ति है, तो क्या इसका कोई फायदा होगा? उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। काफी देर बाद क्वाव्यक्तु की आवाज एक आह की तरह थी। क्वाव्यक्तु, तो चलो एक खेल खेलते हैं। अगर तुम यह खेल जीत जाती हो, तो तुम जो चाहो कर सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। गुलान शेंग तुम्हें नहीं रोकेगी, को लैन सिन्ह ने कहा। टाइमर को टेबल पर रख दो। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप चोरों की मदद कर रहे हैं। क्वाव्यक्तु का चेहरा तनावग्रस्त था, दीवार से टिकी हुई थी जैसे कोई सूमो पहलवान अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय रक्षात्मक चाल चल रहा हो। गलतफहमी न पालें, वह और को लान सिन सूमो कुश्ती नहीं खेल रहे थे। अगर वे सूमो खेल रहे होते, तो शायद उसके पास अभी भी उसके खिलाफ जीतने की उम्मीद की एक किरण होती। लेकिन को लान सिन ने जिस खेल का जिक्र किया, वे अनगिनत बार खेल चुके थे, वह उससे अनगिनत बार हारी थी। वे जो खेल खेलने वाले थे, वह था गुदगुदी। खेल के नियम इस प्रकार हैं। 1 मिनट की उल्टी गिनती के दौरान गुलान शेंग उसे गुदगुदी करेगी। अगर वह इस 1 मिनट के दौरान अपनी हंसी रोक पाती है, तो वह जीत जाएगी। 1 मिनट 30 सेकंड पहले से ही बहुत अधिक था। नन, फिर मैं एक भिक्षु बन जाऊंगा। उसने अपने दांतों को पीस दिया और गु लांसशिंग को देखा। यह स्पष्ट रूप से गु लांसशिंग की रणनीति थी। वह चाहती थी कि वह अपने गार्ड को नीचे जाने दे, फिर उसे 10 सेकंड में हराया। वह उसके द्वारा बेवकूफ नहीं होगी, जैसे कि वह उसे गिनने के लिए तैयार हो जाएगी। दांत उदास चीजों के बारे में सोचे और उसकी हंसी को वापस पकड़े। 30 सेकंड के बाद उसके कसकर बंद होठों से एक लंबी हंसी फूट पड़ी। जब वह हंस रही थी, क्वाव्यक्तु ने अपने कान के पास एक आवाज सुनी, बहुत बुरा नहीं है, यह नरम, बड़ा और लोचदार लगता है। बेशक, ये गुलान शेंग के शब्द थे। क्वाव्यक्तु को जिस बात ने संदेहास्पद बनाया वह यह था कि वह नहीं जानती थी कि यह नरम, बड़ा और लोचदार चीज क्या है। इसके लिए उसे समझने में धीमी होने का दोष नहीं दिया जा सकता था। लगभग 40 सेकंड की उस हंसी के कारण उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन का संचार नहीं हो पाया था। उसके चेहरे की मांसपेशियां अभी भी दर्द कर रही थी। 1 मिनट की उल्टी गिनती समाप्त हो गई। क्वाव्यक्तु दीवार के सहारे झुक गई। गुलान शेंग को अंतिम संस्कार के भाव से देखा। डॉक्टर को की अभिव्यक्ति बहुत ताज़ा थी। बेशक, इस बार जैसा कि अपेक्षित था, डॉक्टर को ने उसे फिर से असफलता का स्वाद चखने दिया। यह मजेदार कैसे नहीं हो सकता था? उसने उसे गुस्से से घूरा, जैसे यह उन पलों में से एक था जो उन्होंने पिछले 4 सालों में साथ मिलकर खेले थे। वियत्तु के जरिए उसने उसे पुकारा। यह पहले से अलग क्यों नहीं लग रहा था, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने, तो शायद बिछड़ने का क्षण आ गया था। वह सीधी खड़ी हो गई, उस पर अपने दांत पीसते हुए। किसने सोचा होगा कि सिर्फ उस भाव को व्यक्त करने से आंसू गिरेंगे। उसने उन्हें पोंछा, भौहें सिकोड़ी, बस भौहें सिकोड़ी। आंसू फिर से गिरे, उन्हें फिर से पोंछा। उसने कोई और भाव व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की, बस उसे देखा। उसे देखते हुए निश्चित रूप से वह रोएगा नहीं। किसने सोचा होगा कि आंसू अभी भी बहेंगे। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं, तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं।
वियत्तु के जरिए। हाँ, इसे छुआ। कुल्लान सिन्हा, आपने अभी क्या बकवास कहा? उसने अपने पैर पटकते हुए कहा। यह नरम, बड़ा और लचीला है। जब आप इसे छूते हैं तो यह आपकी कल्पना से भी बेहतर लगता है। हाँ, छाती, क्वावियत्तु की छाती बस छू गई, सच में छू गई। गुलान शेंग ने अपने होठों को चटकाया। मैंने इसे अपने सपनों में कई बार छुआ है। गुलान शेंग को नहीं पता था कि वह कितनी देर से उस महिला को देख रहा था जो गहरी नींद में सो रही थी। ठीक ठीक कहें तो एक नशे में धुत महिला। उस नशे में धुत महिला के गाल गुलाबी थे, एक ऐसा जादू जो लोगों को दूर देखने में असमर्थ बनाता था। अपनी बगलों को गुदगुदाते हुए वह लगातार हंसती थी और एक बार नशे में वह सच बोलती थी। ये शाश्वत नियम थे जो क्वावियत्तु के थे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बस देख लीजिए। वैसे भी कुछ ही समय बाद वह किसी दूसरे आदमी की औरत बन जाएगी। गुलान शेंग ने खुद से कहा कि उसे बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंत में वह खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सका। वह शुरू में उसके गालों को बहुत जोर से चुटकी लेने का इरादा रखता था, लेकिन यह एक ऐसी चुटकी में बदल गया जो दर्द या खुजली नहीं करती थी। उसने इस गाल को चुटकी से दबाया, फिर दूसरे गाल को चुटकी से दबाया। इस तरह कई बार वह बुदबुदाती रही, गुलैन सिंह, मुझे चिढ़ाना बंद करो। मुझे बहुत नींद आ रही है और चक्कर आ रहा है। क्या इतनी शराब पीने के बाद तुम्हें चक्कर नहीं आता? सौभाग्य से उसने उसे दूसरा आदमी नहीं माना। इसके बाद प्रयोग शुरू हुआ, वियत्तु के जरिए। हाँ, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप सबसे सुंदर हैं? पैर का अर्थ है कि खुद को शर्मिंदा किया गया। मैं सोने जा सकता हूँ, यह सही है। ठीक है। वह बहुत मासूम लग रही थी। उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। वह थोड़ी आज्ञाकारी थी, लेकिन उसे उसके बारे में पछतावा हुआ। मुख्य विषय पर वापस, वियत्तु के माध्यम से। हाँ, क्या आपके पिछले 4 पतियों ने अभी तक आपको चूमा है? कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर तुम कहीं और देख रहे हो तो तुम चोरों की मदद कर रहे हो। नहीं, क्या तुमने मुझे अभी तक छुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह थोड़ी नाराज थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे कभी छुआ ही नहीं। क्या वे सपना देख रहे हैं? उनकी हिम्मत नहीं है। जवाब बहुत बुरा नहीं है। आखिरकार वह एक जोड़े हैं जिन्होंने शादी की तस्वीरें लेना समाप्त कर दिया है और अपने माता पिता से परिचय कराया है। उनका मानना है कि यह गुलान शेंग सोंग डू लिट को छोड़कर जिसने आपत्ति की, हर कोई निश्चित है कि वह 5वां पति है। बहुमत अल्पमत पर जीतता है। तो गुलान शेंग क्वावियत्तु के 5वें पति हैं, अपने नाम के योग्य। क्वावियत्तु के 5वें पति होने की उपलब्धि यह है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो 4 पिछले पति नहीं कर सके। क्वावियत्तु को चूमना, क्वावियत्तु को छूना। इसे एक अच्छा सांत्वना पुरस्कार माना जा सकता है। खुश स्माइली, उसने धीरे से उसके गाल को सहलाया। ठीक है क्वावियत्तु, अब तुम सो सकती हो। शुभ रात्रि क्वावियत्तु। मीठे सपने क्वावियत्तु। नीली आईलाइनर वाली लड़की को अलविदा कहने का समय आ गया है। जब गुलान शेंग चला गया, क्वावियत्तु अभी भी स्वर की तरह सो रहा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया। आसमान चांदी का था। चांदी के आसमान के नीचे खड़े होकर गुलैन शेंग ने आसमान की ओर देखा। लोगों को हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। कम से कम उस महिला क्वावियत्तु ने, जब वह उससे सगाई कर रही थी, टोंग डू लिट के साथ नहीं सोई। दूसरे शब्दों में, उसने उसे धोखा नहीं दिया।
कम से कम क्वा व्यक्ति का पांचवा पति कुछ समय के लिए टोंग डू लिट के गले में फंसी मछली की हड्डी की तरह होगा, और यह आदमी क्वा व्यक्ति के जन्म के दिन, महीने और वर्ष में ही पैदा हुआ था। और भी बहुत कुछ। यह उल्टी गिनती टाइमर वास्तव में एक वॉइस रिकॉर्डर था। इसने क्वा व्यक्ति के बड़े खरगोशों को चूसने की पूरी प्रक्रिया और उन्हें छूने के बाद पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया। इतना नरम, इतना बड़ा, इतना लचीला, यह मेरी कल्पना से थोड़ा बेहतर लगा। बहुत भयंकर। अब यह रिकॉर्डर ट्रैवल बैग में है। यह जल्द ही सोंग डू लाई के ऑफिस में दिखाई देगा। सोंग डू लाई ने उसे एक बचकाना खेल दिखाया तो निश्चित रूप से वह जवाब देना जानता होगा। अपने होठों को सिकोड़ते हुए चांदी जैसे आसमान के नीचे वह अहंकार से आगे बढ़ा। जोहान्सबर्ग, फरवरी का पहला दिन। सोंग डू लाई को एक पैकेज मिला। बॉक्स खोलते ही उसने भौहें सिकोड़ी। यह गुलाबी कागज में लिपटा एक उपहार बॉक्स था। सोंग डू लाई को यह स्वीकार करने में मुश्किल हुई कि गुलाबी रैपिंग पेपर पर दिल छपे थे। दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बीच में एक कामदेव का तीर भी चुभ रहा था। उसने उपहार बॉक्स खोला। अंदर एक स्टॉपवॉच और घड़ी के लिए एक बुनियादी निर्देश पुस्तिका थी। उसने निर्देश पुस्तिका को संक्षेप में पढ़ा। ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्डिंग ही वह आवाज थी जिसकी वजह से उसे दिन-रात इसकी याद आती थी। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद सोंग डू ली ने खुद को यह मानने से नहीं रोका कि रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता बेहतरीन थी। यहाँ तक कि पुरुष और महिला की हांफने की आवाज भी रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि उपहार पैकेज में भेजने वाले की जानकारी नहीं थी, फिर भी सोंग डू ली के लिए यह जानना मुश्किल था कि यह उपहार किसने भेजा है। गुलान शेंग वाकई बचकाना था। बोरिंग, बचकाना, बेहद बचकाना। क्या यह लूटने के लिए आग का फायदा उठाना नहीं था? क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि वह इतनी मूर्ख थी कि उसे मूर्ख बनाया गया? क्या यह सिर्फ स्पर्श मात्र नहीं है? मैंने इसे छुआ। उसने रिकॉर्डर को जोर से फर्श पर पटक दिया। लानत है। यह लानत खिलौना गुलान शेंग से अलग नहीं था। इसे फर्श पर पटकने से यह चीखने लगा। नहीं, रिकॉर्डर से वही लानत भरी आवाज निकल रही थी और बातचीत की सामग्री असहनीय थी। वह इसे और नहीं सुन सकता था। अगर वह और सुनता तो मर जाता। उसका पैर रिकॉर्डर पर पड़ा। चुप हो जाओ, अभी चुप हो जाओ। गुलान शेंग की आवाज उसके पैरों के नीचे से आई। इतना मुलायम, इतना बड़ा, इतना लचीला। जब मैं इसे छूता हूँ तो यह मेरी कल्पना से भी बेहतर लगता है। मैंने भूत देखा है, मैंने भूत देखा है। उसने गोल्फ क्लब उठाया और उसे खिलौने पर पटक दिया। आखिरकार वह खिलौना चुप हो गया। क्या? मैंने उसे अपने सपनों में कई बार छुआ है। गुलान शेंग के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था। उसने उसे अपने सपनों में कई बार छुआ है। उसने गोल्फ क्लब उठाया और उसे दीवार पर पटक दिया। अध्याय 156। अपने दिल की सुनने के 2 महीने। समापन। लॉस एंजल्स, फरवरी, पहला सोमवार। क्वा व्यक्ति को जांच एजेंसी से खबर मिली। यकीनन ट्रोंग थुआन तिन्ह डुलैप टैन की छोटी बहन थी। जब वह मरमंस्क में थी तो उसने एक बार दूर से डुलैप टैन की मां को देखा था। उस समय क्वा व्यक्ति कई सरकारी कर्मचारियों के पीछे चल रही थी। अंत में उसने आगे जाने की हिम्मत नहीं की। दस्तावेजों को पढ़ने के बाद क्वा व्यक्ति ने हवाई जहाज का टिकट बुक करने के लिए फोन किया। पिछले आधे महीने से वह क्वा होंग हुएन की देखभाल करने के लिए लॉस एंजल्स में थी। लॉस एंजल्स में अपने समय के दौरान क्वा व्यक्ति बेवर्ली हिल्स नहीं लौटी, बल्कि वेनिस बे में एक रिसॉर्ट में रही, क्योंकि यह जगह उस जगह के करीब थी जहां क्वा होंग हुएन रह रही थी। और उस दौरान क्वा व्यक्ति कभी येन से नहीं मिली थी, बेशक इसलिए क्योंकि वह जानबूझकर उससे बचती थी।
उसने विदाई के तौर पर क्वा होंग हुएन के माथे को चूमा। पिताजी, मैं अगली बार आपसे मिलने आऊंगी। ऐसा ही एक पल था। क्वा व्यक्ति को लगा कि व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति की आंखें बहुत उत्साही थी। क्वा व्यक्ति ने लॉस एंजल्स से जोहान्सबर्ग के लिए सीधी उड़ान नहीं चुनी, बल्कि लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क गई और फिर जोहान्सबर्ग के लिए उड़ान भरी। टीएन वुडोंग न्यूयॉर्क में थी। उसने अपनी पहली सर्जरी पूरी की थी। न्यूयॉर्क में क्वा व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। टीएन वुडोंग ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB किएन क्वा मामा पर पोस्ट की गई थी। अगर तुम कहीं और देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चोरों की मदद कर रहे हो। व्यक्ति के जरिए वह टीएन वुडोंग से नहीं मिली, बल्कि पानी की मशीन वाले लड़के से मिली। उसने उसे बताया कि टीएन वुडोंग की पहली सर्जरी के नतीजे काफी अच्छे आए थे। उसने उसे बाद में आने को कहा। कौन जानता है, शायद 11वीं बार वह तुमसे मिलने के लिए राजी हो जाए। एनाबेले बहुत ही नरम दिल वाली लड़की है, वाटर मशीन बॉय ने हंसते हुए कहा कि वाटर मशीन बॉय की मुस्कान में हजारों मील की दूरी पर धूप थी, जो कि जियान यू टोंग की जरूरत थी। विएट2 ने झांग चुनकिंग से मुलाकात की। 8 कार दुर्घटना सोंग डू लिट की नहीं, बल्कि क्वा व्यक्ति की थी। क्या यह समझने के लिए काफी है? उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर ट्रुओंग थुआन तिन्ह की ओर देखा। ट्रुओंग थुआन तिन्ह का चेहरा संदेह से भरा हुआ था जब उसने उसे देखा। मैं मानती हूँ, मैं वंशानुगत सिजोफ्रेनिया की रोगी हूँ। जब से मैं पैदा हुई हूँ, तब से लेकर अब तक 26 साल की उम्र में मैं अभी भी सिजोफ्रेनिया की रोगी हूँ। इतना ही नहीं, मुझे भावनात्मक नियंत्रण विकार भी है। वे कहते हैं कि मेरे जैसे लोगों को कानून द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। उसका गला सूख गया था। तथाकथित कानूनी संरक्षण सिर्फ एक और तरह की रिपोर्ट है जो आपको बताती है कि आप और मैं एक जैसे नहीं हैं। आपके हाथ में रिकॉर्डर हमेशा कारगर रहेगा, झांग चुनकिंग। जब इस दुनिया में मेरे जैसे लोगों को भी बाकी लोगों की तरह अनुशासित किया जा सकेगा, तो आपको यह रिकॉर्डर पुलिस को सौंप देना चाहिए। झांग चुनकिंग, अब से आपको अपने मृतक भाई के साथ दुर्घटना करने वाले मास्टरमाइंड से प्यार करने के लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। क्या यह अच्छी बात नहीं है? क्वा व्यक्ति नाम की महिला चली गई। वह बस चली गई और वह रिकॉर्डर जो उसने पीछे छोड़ा था अभी भी झांग चुनकिंग के हाथों में था। बाद में झांग चुनकिंग ने पाया कि शुरू से लेकर आखिर तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। क्वा व्यक्ति के प्रकट होने से लेकर उसके जाने तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। महिला यह वाक्य छोड़कर चली गई। घटना 19 जनवरी 2012 की रात को हुई थी। बंदरगाह जम नहीं गया है। कार दुर्घटना का अपराधी टोंग डू लिट नहीं, बल्कि क्वा व्यक्ति है। यह वाक्य एक भारी बम की तरह था, जिससे वह वहीं जम गई। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ FB किएन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरों की मदद कर रहे हैं। इसलिए यह क्वा व्यक्ति है, न कि टोंग डू लिट। दूसरे शब्दों में, टोंग डू लिट क्वा व्यक्ति का दोष ले रहा है। बीन हवा चली। ट्रुओंग थुआन तिन्ह ने इधर-उधर टटोला, बैठने के लिए जगह ढूंढी। वह बैठ गई, खड़ी हुई, क्वा व्यक्ति की ओर हाथ हिलाया। हाथ हिलाने के बाद वह उदास होकर बैठ गई। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। यह सच था, क्वा व्यक्ति सही थी। अब से उसे उस अपराधी से प्यार करने के लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं थी जिसने 2 लैप टैन के साथ दुर्घटना की। अब से जब भी वह 2 लैप टैन से मिलने जाती तो वह उससे खुलकर कह सकती थी, भाई, मैं उस अपराधी से प्यार नहीं करती जिसने तुम्हें जाने पर मजबूर किया। इसके अलावा, भाई,
जिस अपराधी ने तुम्हें जाने पर मजबूर किया वह क्वा वियत्तु है। उसने अपने हाथ में रिकॉर्डर देखा। क्वा वियत्तु ने कहा कि यह हमेशा के लिए प्रभावी होगा। क्वा वियत्तु ने यह भी कहा, इस दुनिया में कब तक रुको, मेरे जैसे लोग व्यवस्था में आ सकते हैं, बाकी सब की तरह तुम्हें भी यह रिकॉर्डर पुलिस को सौंप देना चाहिए किसी तरह। जब उसने ये शब्द सुने तो ये शब्द उसके दिल को छू गए। उसके दिल में दर्द हुआ। नहीं नहीं नहीं, उसे अपराधी के साथ सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं थी। एक अपराधी हजारों जीवित प्राणियों के बीच एक साधारण व्यक्ति है। ये वो शब्द हैं जो सोंग डू लिट ने ट्रुओंग थुआन तिन्ह से कहे थे। नीस में ट्रुओंग थुआन तिन्ह ने सोंग डू लिट से पूछा कि उसने उसे अपने पास क्यों रखा है, और सोंग डू लिट ने इस तरह उत्तर दिया, अपराधी सिर्फ एक संज्ञा है जो क्रिया के साथ संयुक्त है। उसके दिमाग में हमेशा यह विचार रहता था कि किसी खास दिन, महीने या साल में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसे वह माफ नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन जब वह उनके पास थी तो उसे पता चला कि वे वास्तव में उसके जैसे ही थे, बस साधारण लोग, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ, भोजन और कपड़े, खुशी और दुख, अस्तित्व के लिए समझौता करते हुए। बस दुर्भाग्य के एक पल में उन्होंने एक अक्षम्य कार्य किया। लेकिन कम से कम शब्द अपराधी एक संज्ञा से बना था और उसके दिमाग में यह क्रिया अब एक अस्पष्ट अवधारणा नहीं होगी। यदि वह जानती कि वे किस प्रकार के लोग हैं तो शायद वह उनसे उतनी नफरत नहीं करती जितनी पहले करती थी। ट्रुओंग थुआन तिन्ह कभी कभी किसी से बहुत अधिक नफरत करने से जीवन में बहुत सारी खुशियां गायब हो जाती हैं। इसलिए मैंने उसे अपने पास रहने दिया, उसे निरीक्षण करने दिया और खुद ही उत्तर खोजने दिया। दोषी व्यक्ति हजारों जीवित प्राणियों के बीच एक साधारण व्यक्ति है। सोंग डू लिट भी वही है, क्वा वियत्तु भी वही है। एक पल में ट्रुओंग थुआन तिन्ह को पता चला कि उसने इस पर गहराई से विचार किया था। सोंग डू लिट द्वारा उसे अपने दादा के जन्मदिन में शामिल होने के लिए फ्रांस के दक्षिण में अपने साथ ले जाने का सामान्य उद्देश्य था। उसका नाम क्वा वियत्तु है। क्वा वियत्तु एक जीवित व्यक्ति है। मनुष्य भावनात्मक प्राणी है, यहाँ तक कि कुछ छोटे वाक्य भी हमें सहानुभूति दे देंगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस चौंकाने वाली कहानी के बाद ट्रुओंग थुआन तिन्ह ने पाया कि वह अभी भी बहुत शांत थी, पीड़ा की हद तक शांत। उस समय ट्रुओंग थुआन तिन्ह को आखिरकार समझ में आया कि सोंग डू लिट आज इतना विचलित क्यों था। आज सुबह सभी महिला कर्मचारी किसी बात पर गपशप कर रही थी। मिस्टर सोंग गलत सचिव के कार्यालय में चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनका कार्यालय है। फिर उन्होंने कर्मचारियों और सचिव से पूछा, क्यों तुम लोग फिर से यहाँ हो? दफ्तर वह जगह है जहाँ तुम हर रोज बैठते हो, फिर भी तुम गलत जगह चले गए। यह पहले से ही काफी अजीब है। इससे भी ज्यादा अजीब वाक्य है, तुम लोग यहाँ क्यों हो, जो टोंग डू लिट ने 3 मिनट तक सचिव के कमरे में रहने के बाद कहा। यह कहानी सिर्फ 3nwiki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। शायद महिला कर्मचारियों द्वारा चर्चा की जा रही अजीब कहानी के पीछे का कारण यह था, क्वा वियत्तु जोहान्सबर्ग गया था। इससे पहले ट्रुओंग थुआन तिन्ह को 1 से अधिक बार जोन के संकेत मिले थे। उदाहरण के लिए कि हाल ही में श्री टोंग के घर में बहुत सारी महिला वस्तुएं दिखाई दी थी। जब उसने पहली बार यह खबर सुनी तो ट्रुओंग थुआन तिन्ह ने सोचा कि जब उसकी चचेरी बहन अपने चचेरे भाई के घर पर होती है तो यह एक सामान्य बात होती है। कुछ दिनों पहले जोआन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब वह गीत के कार्यालय की सफाई कर रही थी तो उसे 3 भेड़ियों की खरीद के लिए एक रसीद मिली। उसे आगे जाने के लिए बच्चे ने एक दिशा में बेतरतीब ढंग से इशारा किया।
उरी, उसने उस जगह पर जाने के लिए अपना वादा रखा जहां सहलैन सिंह रहते थे जब वह एक बच्चा था, और केक की दुकान भी मिली जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। उस बेकरी में वह पूरी दोपहर एक अचंभे में बैठी रही। ग्वांगझो से निकलकर क्वावियत ने मोनाको का दौरा किया। उसने पहले उन दो भाइयों से वादा किया था जो उसके साथ बकरियां चराते थे कि वह उनके लिए घरेलू बिजली के उपकरणों का एक गुच्छा लाएगी। बिजली के उपकरणों से भरा एक बड़ा ट्रक भाइयों के घर के सामने रुका। उसने दरवाजा खटखटाया। दोनों भाई, बड़ा भाई 17 साल का था, छोटा भाई 15 साल का था। उनके माता पिता का निधन हो गया था, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें अकेले पाला। उनकी दादी हमेशा से एक टीवी चाहती थी। इस बार न केवल एक टीवी था बल्कि एक सुपर कूल मोटरसाइकिल भी थी जो बड़े भाई को हमेशा से चाहिए थी। छोटे भाई को एक स्मार्टफोन मिला जो उसे हमेशा से चाहिए था, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन आदि। उसकी जरूरत की हर चीज वहां थी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भरा एक ट्रक घर में आया, जिससे दोनों भाई डर गए। छोटे भाई ने उसे गले लगाया। फियोना, क्या तुमने लॉटरी जीती? कहानी केवल trienviki.com लास्ट लीफ FB कियन क्वा मामा पर पोस्ट की गई थी। यदि आप कहीं और देख रहे हैं तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। फरवरी की शुरुआत, कैसाब्लांका। शाम के समय क्वावियत ने एक घर की खिड़की खोली और सड़क के उस पार होटल की छत पर नीले रंग के न्यू जर्सी पुल के साथ विशाल बिलबोर्ड को देखा। सूर्यास्त के आसमान के नीचे यह बहुत सुंदर लग रहा था। खिड़की पर बैठकर उसने नीले पुल को देखते हुए एक आइसक्रीम कोन खाया। हंसते हुए आइसक्रीम का एक टुकड़ा लिया, हंसते हुए और आइसक्रीम का एक और टुकड़ा लिया। आइसक्रीम कोन इतना दम घोंटने वाला था कि उसने उसे मुस्कुरा दिया। जोहान्सबर्ग, फरवरी के अंत में शुक्रवार। हमेशा की तरह सोंग डू ली ने कार्यालय छोड़ दिया, चमकदार रोशनी वाली सड़क पर गाड़ी चलाई और आंतरिक शहर में अपार्टमेंट की इमारत में वापस जाने के रास्ते में पारिस्थितिक पार्क ने उसे फोन किया, यह कहते हुए कि अबू हाल ही में खराब मूड में था। क्या सिरदर्द था? यह एक महीने में तीसरी बार था जब अबू शरारती था। अबू ने लोगों को सिरदर्द दिया और क्वावियत ने भी लोगों को सिरदर्द दिया। वह महिला अपने 20वें दशक में लौट आई थी, मस्ती करते हुए और अपने घर का रास्ता भूलकर पूरी दुनिया में दौड़ रही थी। कार गैरेज में घुस गई। एक लिफ्ट थी जो गैरेज से सीधे घर तक जाती थी। उसने लिफ्ट में कदम रखा। लिफ्ट के बगल में एक सीढ़ी थी। लिफ्ट के पास सीढ़ियों की सीढ़ियों पर सोंग डू ली ने एक महिला को देखा। यह महिला सीढ़ियों पर बैठी हुई ऊँघ रही थी। उसके बगल में एक बदसूरत सूटकेस था। सूटकेस पर एक कोट लटका हुआ था। एक पैर सूटकेस पर टिका हुआ था। सूटकेस पर टिके हुए पैर का फीता ढीला था। जूते का तला धूल से सना हुआ था। सोंग डू लिट का मानना था कि बहुत समय बाद जब कोई उससे पूछेगा कि उसने इस दुनिया में अब तक का सबसे सुंदर दृश्य क्या देखा है, तो वह जवाब देगा कि उसने अब तक जो सबसे सुंदर दृश्य देखा है वह सीढ़ियों पर बैठी और सो रही एक महिला की आकृति है। उसने उसके जूतों के फीते बांधे। फिर वह नीचे झुका और सावधानी से उस महिला को उठाया जो सीढ़ियों पर गहरी नींद में सो रही थी। नीचे झुकने से पहले उसने अपना सिर नीचे किया और उसके माथे को चूमा। पागल लड़की, तुमने बहुत मेहनत की है।